मार्केट क्लियरली काफ़ी वॉलेटाइल रहा। इनफैक्ट गैप अप के बाद हम मेंटेन नहीं कर पाए वो गेंस। अगर आप इंटरडे ग्राफ लेके आए तो देखेंगे कि फर्स्ट 15 मिनट्स हमने देखे अच्छे गेंस, उसके बाद हम लोग ने वो गेंस दे दिए और डेज लो पे आ गया बाजार। लेकिन खास बात ये है कि एटलीस्ट गिव अप नहीं कर रहा है 17,300 का लेवल, वो मेंटेन है मोरलेस। बट बड़ी स्टोरी वो नहीं है। बड़ी स्टोरी अगर आप बीएसई स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को लेके आए, वहाँ पे एक्चुअली बड़ी स्टोरी दिखेगी। काफ़ी अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट मानसी अगर आप देखेंगे मिड कैप आईटी सीमेंट स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट मिड कैप आईटी कंपनीज, सीमेंट और इवन फर्टिलाइजर जो कि मोस्टली स्मॉल कैप मिड कैप्स हैं, सो वहाँ पे काफ़ी एक्शन है। ब्रॉडर मार्केट अगर आप सिर्फ बेंचमार्क इंडिसेस को देखेंगे तो आप एक्चुअली यू विल लूज द प्लॉट। मजे की बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट में बहुत एक्शन हो रहा है, रियल एस्टेट स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो ये आज का दिन तो मेरे हिसाब से ब्रॉडर मार्केट पे ही बिलोंग करता है। इनफैक्ट आपको याद होगा अगर मानसी, नूरेश ने ये बोला था लास्ट वीक बिल्कुल कि नेक्स्ट 2-3 दिन एक्चुअली मिड कैप चलेंगे। वेरी राइटली सेड, यस अजय। और इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप में मौके हम भी बता रहे थे कि दिख रहे हैं और आगे भी दिखेंगे। चलिए आगे लेके चलते हैं इन सारे डिस्कशन पॉइंटर्स को आगे लेके चलते हैं। विक्स भी बहुत 5% गिरी हुई है, वो भी एक ध्यान देने वाली बात है। अजय बग्गा मार्केट वेटरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। अजय गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जैसे मानसी और मैं अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि बाजार तो 17,300 के पास आके अगर हम बेंचमार्क्स की बात करें, थोड़ा थम सा गया है। ब्रॉडली मेंटेन किए अपने गेंस 15,700 से 17,300 तक, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी ऐसा हो रहा है कि बाजार का फोकस मिड कैप स्मॉल कैप से ज़्यादा है। हर आए दिन आपको एक नया सेक्टर में काफ़ी हलचल होती हुई नज़र आ रही है। आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? जी देखिए, जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो हावी हैं और डोमेस्टिकली क्या है कि तेल की कीमत का इम्पैक्ट है, कमोडिटीज की कीमतों का इम्पैक्ट है। तो आगे फोरकास्ट ग्रोथ का जो आंकड़ा रहेगा वो डाउनग्रेड होगा कॉर्पोरेट्स का। तो उसके चलते थोड़ा मार्केट में एक सावधानी का माहौल है। ज़्यादातर ग्लोबल ही है, ज़्यादातर पचा लिया गया है। अगर आप देखें ये साल वैसे भी फेड के टाइटनिंग का साल था, इन्फ्लेशन का साल था, बट उसके ऊपर जियोपॉलिटिक्स आ गया। जियो जहाँ के जो जैसे स्विफ्ट में आप काम करते थे, ग्लोबल बैंक्स, एकदम से रशिया जैसी इकोनॉमी को निकाल दिया गया। और अगर आपको रशिया के साथ डीलिंग करना है तो आपके पास आज के दिन में कोई बैंकिंग जरिया नहीं है। तो जियो इकोनॉमिक्स भी बड़ी तेजी से मार्केट्स पे हावी हो गया, बट ज़्यादातर पचा लिया गया है। अब किट में अपसाइड रिस्क क्या है कि अगर यूक्रेन का कुछ हल निकलता है, और जो हल मुझे लगता है कि ऐसे होगा कि उस देश का बंटवारा हो जाएगा, ईस्टर्न यूक्रेन रशिया के हाथ में और वेस्टर्न यूक्रेन एक सेमी इंडिपेंडेंट न्यूट्रल कंट्री के तौर पे, वो अगर हो जाता है तो मार्केट्स बड़ी तेजी से दौड़ते हैं। बट अभी क्या है, लोग कैश पे बैठे हैं। ज़्यादातर आप फंड मैनेजर सर्वेस देखें तो 2020 अप्रैल के कैश लेवल्स पे फंड मैनेजर्स बैठे हुए हैं। और अगर आप अनसर्टेनिटी का माहौल देखें तो 2008 के लगभग है। वहाँ से हमने जो मार्च में बॉटम बनाया और फिर मार्केट बढ़ा है, तो वो काफ़ी सराहनीय है। अभी साइडवेज मार्केट है, हो सकता है 31 मार्च के चलते हुए थोड़ा और बढ़ेगा मार्केट, स्पेशली मिड कैप्स में। हम थोड़ा एनएवी मैनेजमेंट नॉर्मली देखते हैं फंड्स के द्वारा, जो इम्पैक्ट कर सकता है मिड कैप्स की प्राइसेस। बट अप्रैल अब बहुत अहम ये बात रहेगी कि मार्केट का व्यू पॉइंट क्या है इन्फ्लेशन की तरफ, ग्रोथ की तरफ जो स्लो डाउन है, इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है, और यूक्रेन का हल कितनी जल्दी निकलता है। आई थिंक ये 3 बड़े इश्यूज रहेंगे। और साथ में अर्निंग्स डाउनग्रेड जो लगभग तय है कि हम देखेंगे कि हर मैनेजमेंट आके अपनी अर्निंग्स कम करेंगे। लगभग 50% कंपनियां ऐसी हैं निफ्टी में जो कि कमोडिटी प्राइस टेकर हैं और उनके मार्जिन्स इम्पैक्ट हुए हैं अभी पिछली तिमाही में काफ़ी सीवियरली। तो और हमारे पास ऐसे तेल उत्पादक कंपनियां इतनी नहीं है, ओएनजीसी ऑयल या गेल ले सकते हैं,
बट उससे ज़्यादा हमारे पास जैसे बाहर होता है वैसी नहीं है। मेटल्स कंपनियां अच्छी करेंगी, उनको बहुत प्राइस मिली है, तो मेटल्स मटेरियल्स के अपग्रेड्स आएंगे, बट ज़्यादातर कंपनियों के डाउनग्रेड्स आने वाले हैं। अजय, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ज़्यादातर नेगेटिव्स को बाजार ने पचा लिया। ये बहुत शानदार बात है। इनफैक्ट मैं भी कुछ फैक्टर्स को देख रहा था और मुझे ये लगा कि जो चीज़ें प्राइस में नहीं हैं वो ये हो सकती हैं कि क्रूड वापस 85-90 पे आके नॉर्मलाइज कर जाए धीरे धीरे, और ये हो जाएगा तो इन्फ्लेशन भी नॉर्मलाइज हो सकता है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में। कि इंडिया ग्रोथ अभी S&P ग्लोबल ने कमेंट दिया है कि इंडिया की जो ग्रोथ है FY23 में वो एपैक रीजन में हाईएस्ट रहने वाली है। अगर ऐसा होता है तो शायद फ्लोज भी 8-10 महीने से जो नेगेटिव है FIs के वो रिटर्न हो जाए और क्रेडिट ग्रोथ चालू हो जाए। अगर ये सब होने लगा तो शायद काफ़ी बाजार को पॉजिटिव मिल जाएगा, क्योंकि नेगेटिव्स तो सारे ऑन द टेबल हैं क्लियरली। मैं अब जानना चाहूँगा अजय कि आपके कैश लेवल्स कैसे हैं? क्या आपने भी कैश लेवल्स रेस कर रखे हैं? क्योंकि आप हमारे एक पसंदीदा मार्केट एक्सपर्ट हैं और बहुत टाइम से, और आई नो कि यू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। आप खुद बताइए कि क्या आपने इस लास्ट कुछ हफ्तों में जो वॉलिटिलिटी देखी उसमें क्या डिप्लॉय किया, या आप खुद भी अभी कॉशियस हैं और एलिवेटेड कैश लेवल्स मेंटेन कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में? नहीं, कॉशन ही है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया फैक्टर्स अच्छे हैं सारे, और स्पेशली अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो थी वो हट गई। यूपी इलेक्शन किस तरफ जाता उससे मार्केट विचलित था। LIC का IPO पोस्टपोन हो गया, तो जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हावी थे मार्च पे वो हट गए, बट इंटरनेशनल फैक्टर्स बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली आ गए। जो 24 फरवरी को एक्शन किया रशिया ने, वो बिल्कुल मार्केट को अचंभित कर गया अजय जी। सो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सो मैं अभी भी कॉशियस हूँ, क्योंकि मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि आपके फंडामेंटल्स चाहे अच्छे हों, जब वो ETF बेस्ड या जेम सेलिंग आती है, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स की सेलिंग आती है, तो भारत में एक है कि आप पैसा निकाल सकते हैं आसानी से। 4-5 हज़ार करोड़ हमने देखा है भारत के मार्केट से एक दिन में जाते हुए, और ज़्यादा इम्पैक्ट ना आते हुए। तो इम्पैक्ट कॉस्ट कम रहती है, मार्केट आसान है पैसा निकालने के लिए। तो जब पैसा निकलता है हमारे से ज़्यादा निकाला जाता है, और अब उल्टा हमारे वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हैं, पहले से कैचअप हो गया है। तो अब फ्लोज पलटने चाहिए, बट उसके लिए एक चीज़ बहुत अहम है कि डॉलर स्टेबलाइज होना चाहिए। अभी क्या है, डॉलर के हित में बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे हैं। मेरा अपना अनुमान था कि अप्रैल तक डॉलर एक पीक पे आ जाता, बट अब ये 3 तारीख की जो फेड की बैठक है वो अहम रहेगी, क्योंकि हमारी उम्मीद है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक वो कर देंगे। तो उसके चलते मुझे लगता है कि डॉलर का पीक काफ़ी नियर आ जाएगा, और फिर आप देख सकते हैं कि फ्लोज पलटते हुए मई तक। तो अप्रैल का महीना साइडवेज का महीना रह सकता है फ्लोज के चलते। उसको अब हेल्प नहीं कर सकते, कितनी भी बेहतरीन आपकी ग्रोथ हो या आउटलुक हो, अगर फ्लोज इमर्जिंग मार्केट से निकल रहे हैं तो आपसे भी निकलेंगे उसी प्रोपोर्शन में। और क्योंकि आपके दरवाजे ज़्यादा खुले हैं तो ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं हमारे से। राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अजय जी, प्रियंका यार, एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट यहाँ प्रॉफिटेबल पोजीशंस थी भी FIs की, जिसकी वजह से हमने देखा कि यहाँ से फ्लोज गए। बट एक जो हमने पीछे ट्रेंड देखा वो ये था ETFs की तरफ, चाइनीज ETF, साउथ कोरियन ETFs, वहाँ फंड फ्लोज काफ़ी गए हैं। इनफैक्ट लगभग $1.5 बिलियन ETF इनफ्लो गया है इमर्जिंग मार्केट से। तो क्या ये ट्रेंड भी अभी भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, या FIs फिर से डायरेक्ट इक्विटीज की तरफ जाएंगे? तो यहाँ ये ट्रेंड थोड़ा सॉफ्टन होगा, या फिर ETFs will still be lucrative? ये जो पैसिव मूवमेंट है प्रियंका, ये पैसा मूव हो रहा है एक्टिव मार्केट्स, एक्टिव फंड मैनेजमेंट से पैसिव में। सो ये इन्वेस्टर्स डिफरेंट हैं। जो डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है FI भारत में वो डिफरेंट है, जो ETF के थ्रू आते हैं वो डिफरेंट हैं। दोनों इतने काफ़ी हद तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हैं। चाइना में क्योंकि इतना अंडर परफॉर्मेंस रहा, और जब बयान आया मार्च के शुरुआत में
उनकी जब नेशनल पीपल्स कांग्रेस खत्म हुई, सालाना बैठक कम्युनिस्ट पार्टी की, और जब मार्केट के हित में बयान आया कि रेगुलेटरी तौर पे भी हम इतना नहीं देख रहे, हम एनकरेज करेंगे कंपनीज को बाहर लिस्ट करने में और इकोनॉमी को हम स्टिमुलस प्रदान करेंगे, तो चाइना में एक हमने टर्न देखा कि पैसा काफ़ी तेज़ी से लौटते हुए चाइना में। बट चाइना अगर आप देखें पिछले साल बहुत पैसा निकला है, हेज फंड्स ने तो लगभग सारे पोजीशन काट दिए थे जब उनका बिल्कुल ये अक्टूबर 2020 से जब अलीबाबा और एंट फाइनेंशियल के ऊपर उनकी रेगुलेटरी इशू शुरू हुई थी, तब से आप पिछले अक्टूबर तक देखें तो बहुत ज़बरदस्त पैसा चाइना से निकला था और बहुत अंडर परफॉर्मिंग मार्केट था, बहुत कंपेलिंग वैल्यूएशन हो गए थे। और दूसरा बात ये हो गया था कि अब लग रहा था कि सरकार सहारा देगी मार्केट्स को, उसके चलते हमने देखा कि फ्लोज ऐसे लौटे। भारत में कुछ हुआ नहीं, भारत में तो सरकार हमेशा ही प्रोत्साहन देती रही है एफपीआई हो, एफडीआई को आने के लिए, तो हमारा तो बहुत स्टेबल कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और बहुत वेलकमिंग फ्रेमवर्क है। हमारे ऊपर इशू था इक्विटी एलोकेशन से लोगों ने पैसा निकाला और इमर्जिंग मार्केट से, जो डॉलर जब स्ट्रेंथन करता है इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है। तो जब फेड की नवंबर में जब टर्न हुआ फेड का आउटलुक, तब से हमने देखा कि पैसा और तेजी से निकलने लगा भारत से। Ajay ji, good afternoon. Mansi this side. It's such a pleasure to have you with us today. सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी कि जहाँ पर बाजार में हम इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं, पिछले दिनों बाजार ने कई सारे वॉलेटाइल सिचुएशंस को देखा, उन्हें डाइजेस्ट भी किया। एक ऐसी रही जो ग्लोबल कंसर्न्स थी, रशिया यूक्रेन के बीच जो तनातनी होती हुई दिखी, जो कि आज भी अभी भी फेस टू फेस टॉक्स के जरिए जारी है। ऐसे में सेक्टर स्पेसिफिक भारतीय बाजार के लिए कई सारे सेक्टर्स थे जिस पर नजर रखनी चाहिए थी। कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपके टॉप फेवरेट है, पर्टिकुलरली डिफेंस टेक्नोलॉजी स्पेस की अगर बात करें, क्या ये सारे वो बॉक्सेस हैं जिसको आप टिक कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये करना है कि क्वालिटी कंपनीज में रहना है जो सरवाइव कर सके, क्योंकि चैलेंज हटे नहीं है। और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस आए हैं, चाहे अभी युद्ध विराम हो भी जाए यूक्रेन के साथ, इतनी जल्दी में अमेरिका नहीं होगा वो सैंक्शंस हटाने में। तो ये जियो इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम है, जियो पॉलिटिक्स चाहे हट भी जाए, जियो इकोनॉमिक्स ज़्यादा देर तक रहेगा। तो हमें वो सेक्टर्स देखने हैं। नॉर्मली ऐसे माहौल में घरेलू सेक्टर्स की तरफ आप ज़्यादा फोकस करते हैं, बट साल के शुरुआत से हम कह रहे थे इन्फ्लेशन में क्या बेटर चलेगा। इन्फ्लेशन में नॉर्मली फाइनेंशियल्स आउट परफॉर्म करते हैं, एनर्जी मटेरियल्स आउट परफॉर्म करते हैं, रियल एस्टेट, रीट्स, क्योंकि रेंटल्स बढ़ते जाते हैं, ये सब कंपनियां और कैपिटल गुड्स की कंपनियां आउट परफॉर्म करती हैं। तो वही हमारा अभी भी नज़रिया है। दूसरा रहेगा एक्सपोर्ट सेक्टर्स में आईटी ज़्यादा प्रेफर्ड है फार्मा से। फार्मा बहुत मार खाया आफ्टर कोविड के जब पीक के बाद, आप ले लीजिए कि खपत जब कम हुई, और यूएस, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मार्केट यूएस था जहाँ पे प्राइस डिस्ट्रक्शन लास्ट 3 साल से चल रही थी, तो फार्मा में काफ़ी हमने देखा है अंडर परफॉर्मेंस रही है, अभी भी कैचअप करना है। उससे अच्छा मुझे आईटी पसंद है, आईटी सर्विसेज है हमारा, आईटी प्रोडक्ट नहीं है और वैल्यूएशन कोई इतने हाई नहीं है, उल्टा वो मार्केट शेयर गेन कर पाएंगे डिजिटाइजेशन, क्लाउड, ऑटोमेशन के चलते। तो आईटी पसंद है। बाकी जो साइक्लिकल रिकवरी है उसमें बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स लीड करेंगे। ऑटो नहीं है अभी, क्योंकि एक डिमांड कम हुई और डिमांड लौटी नहीं है, स्पेशली टू व्हीलर्स में। दूसरा, उनका इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इतना मार्केट में उनका कैपेसिटी नहीं है बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ाने का। तो एफएमसीजी, ड्यूरेबल्स, ऑटो जो नॉर्मली अगेन साइक्लिकल रिकवरी में चल रहे होते, वो सब नहीं चलेंगे इन्फ्लेशन और कमोडिटी प्राइसेस के चलते। तो फाइनेंशियल्स, मटेरियल, एनर्जी हो गया, और आपका रियल एस्टेट, सीमेंट, चाहे उनका पेटकोक प्राइसेस हो, लागत की कॉस्ट बढ़ी है, बट प्राइसिंग कर पाते हैं। हमारी उम्मीद है कि अप्रैल में आप देखेंगे 30-40 रुपए प्रति बैग फिर से प्राइसेस बढ़ाई जाएंगी,
तो सीमेंट का क्योंकि सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है, 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ हमें दिख रहा है, और जितनी तबाही होनी थी ज़्यादातर हो गई उनके इनपुट कॉस्ट में। तो सीमेंट पसंद है, रियल एस्टेट पसंद है, रीट्स अच्छा करेंगे, स्पेशली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के लिए रीट्स बहुत एक उम्दा विकल्प है। तो ये सब सेक्टर्स पसंद है, और बाकी सेक्टर्स में टॉप 1-2 कंपनीज चुनिए, क्वालिटी कंपनीज में रही है अभी, क्योंकि हमें देखना है कि ग्लोबल ग्रोथ कितनी स्ट्रांगली इस साल आती है। थोड़ा स्लो डाउन है और टाइटनिंग है सेंट्रल बैंक्स का, फिजिकली गवर्नमेंट्स पैसा निकाल रही हैं, नॉर्मलाइज कर रही हैं अपना फिजिकल स्पेंडिंग, तो ओवरऑल मनी सप्लाई घट रही है, लिक्विडिटी घट रही है। ऐसे माहौल में मुश्किल हो जाता है फिर नॉन क्वालिटी कंपनीज का ग्रो कर पाना। ज़्यादा वैल्यू की तरफ जाइए, और भारत के लिए फोकस जो कंपनीज हैं और जो प्राइस टेकर नहीं है कमोडिटीज पे, ये कुछ आप रख सकते हैं पैरामीटर्स कंपनीज चूज करने में। इनफैक्ट अभी आप जो पॉइंट बोल रहे थे अजय, कि बाजार जो है नेगेटिव्स को काफ़ी फैक्टर इन करता जा रहा है, इस बात के ऊपर एक और डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जर्मन डैक्स भी अपने प्री वॉर लेवल्स पे आ गया है। अब 2 वीक पहले इंडिया प्री वॉर लेवल्स पे आ गया, तो धीरे धीरे सारे ग्लोबल मार्केट्स वॉल ऑफ वरी को क्लाइम कर रहे हैं। एनीवेज आगे चलते हैं, और मैं आपसे 2 स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा, शायद आपने स्टडी किए हो या सेक्टर पे कोई व्यू। एक तो ऑनगोइंग रुचि सोया का FPO, हर आए दिन हम 10-10, 12-12% का अपमूव देख रहे हैं, इंक्लूडिंग अभी। और इसके पहले भी जो प्रीवियस FMCG IPO आया था अदानी विल्मर, वो भी लैकलस्टर लिस्टिंग थी, लेकिन लिस्ट होने के एक दिन बाद ही स्टॉक चलने लगा, ऑलमोस्ट डबल हो गया है 2 महीने में। इन दोनों कंज्यूमर नेम्स पे आपकी कोई टिप्पणी? स्टॉक्स तो अजय जी नहीं बोलूंगा, सेबी काफ़ी स्ट्रांगली अब देख रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया पे मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ एज एन एडवाइज़र, तो नहीं बोलूँगा पर्टिकुलर स्टॉक्स पे, बट FMCG सारी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम है। अब ये किस हद तक पचा ली गई है मार्केट में, फैक्टर्ड इन है, आई थिंक काफ़ी हद तक फैक्टर्ड इन हो चुकी है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच अजय जी, आज समय देने के लिए, इन सभी मैटर्स पर अपना व्यू शेयर करने के लिए, मैक्रो माइक्रो व्यू शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक बार फिर से मार्केट्स पर लौटते हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स हैं, टेक्निकल पैनलिस्ट हैं हमारे साथ, सच्चिदानंद उत्तेकर हैं और साथ ही रोहित श्रिंगरे हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। पहले एक बार क्विक मार्केट पर व्यू ले लेते हैं। कल ही लग रहा था, जिस तरह की क्लोजिंग अब दे रहे थे सच्चिदानंद, कि आज शायद 17,400 के पास बाजार एक बार टेस्ट करना चाहेगा। किस तरह का ट्रेंड आप मार्केट पर, क्या लेवल्स आप ऊपर देख रहे हैं, कौन सी बड़ी हर्डल्स है जिसे आप व्यू कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। क्लियरली यहाँ पर मार्केट एक पॉजिटिव बायस में ही प्लेस्ड है, एंड इनफैक्ट अच्छे कंसोलिडेशन जोन में फिलहाल लॉक है। तो जिस तरीके से चेक, Then we can hear you. Please बताएं। तो मार्केट जिस तरीके से फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, एक अच्छे कंसोलिडेशन जोन में ही ट्रेंड हो रहा है। जिस तरीके से फिलहाल इसके एवरेज प्लेस्ड एंड ऑप्शंस डेटा इंडिकेट कर रहा है, मुझे लग रहा है जल्द ही 17,400 के ऊपर के कोट्स आने चाहिए। सो क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। 17,210 जब तक वायलेट नहीं होता ऑन द लोअर साइड, आई थिंक तब तक जो एक ऑनगोइंग अपमूव है वो कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए। एक्सपायरी के लिहाज से तो मुझे लग रहा है काफ़ी कॉन्फिडेंट एक्सपायरी यहाँ पर नजर आ सकती है, तो 17,460 के ऊपर की एक्सपेक्टेशन होगी इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए। सो क्लियरली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही रखना है। पोजीशंस आपको ऑन द लॉन्ग साइड ही ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 17,210 के आसपास। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है 17,350-55 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर कर रहा है। यहाँ पर एक मेजर हर्डल है 36,000 के आसपास, जिस तरीके से OI क्लस्टर है, एंड प्लस इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी लगभग अराउंड 36,020 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है वहां पर एक काफी समय से एक वैक्यूम है, एंड मुझे लग रहा है वहां पर अगर एक ब्रेकआउट हो जाता है तो काफी बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली इस पर्टिकुलर इंडेक्स में आनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, मोटा मोटी थोड़ा सा एक
कंसोलिडेशन ही नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 35,300 का जो एक सपोर्ट बन चुका है वो पर्टिकुलर सपोर्ट होल्ड होना चाहिए एक्सपायरी वीक के लिए। एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से क्लस्टर्स है, मुझे लग रहा है 36,000 जैसे ही निकल जाता है तो 36,800 37,000 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए ऑन द एक्सपायरी डे। तो नेट नेट मुझे लग रहा है थोड़ा सा रुझान यहाँ पर निफ्टी में ज्यादा प्रोमिनेंट है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रेंड काफी एविडेंट है ऑन द बुलिश साइड। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और कंसोलिडेट हो सकता है, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है निफ्टी में ही प्रेफरेंस होगा। एंड यहाँ पर खरीदारी करने के ही मौके ढूंढने की सलाह होगी 17,210 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके 17,210 का स्टॉप लॉस। निफ्टी लुक्स मोर स्ट्रॉन्ग और एक्सपायरी तक आपको बुलिश ट्रेंड दिख रहा है। ये सच्चिदानंद के रहेंगे मेन की पॉइंट्स, और साथ ही लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। रोहित, आपका क्या व्यू रहेगा? एक्सपायरी किस तरह से देखनी चाहिए? निफ्टी अब तो दो दिन ही दूर है, हम इनफैक्ट 2 दिन भी नहीं कहना चाहिए, एक ही दिन। यहाँ से जो लोग नई पोजिशन लेना चाह रहे हो, कौन सी क्या लेवल्स, कौन से स्ट्राइक को व्यू करें अगर ऑप्शंस में उन्हें प्ले करना हो तो? गुड आफ्टरनून प्रियंका। देखिए, अगर मैं निफ्टी के स्ट्रक्चर की बात करूं तो काफी प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है। 17,000 का लेवल जब टच किया था उसके बाद में वर्टिकल रैली हम लोग ने देखी है, और उसके बाद में सॉर्ट ऑफ फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है आज के सेशन के अंदर। अगर हम लोग स्टडी करें तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर है क्लियरली एक बुलिश कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कॉल्स के साथ में ही रहना चाहिए। फ्रेश ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे 17,310 के ऊपर। जैसी प्राइसेस निकलेगी फिर वहां से हम लोग एक शार्प अपमूव देख सकते हैं 17,400 17,440 तक। तो मुझे लग रहा है कि जो भी स्ट्रक्चर है वो हिसाब से आपको बाय में रहना चाहिए। 17,300 की भी आप कॉल लेके जा सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं करंट लेवल्स पर। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 17,230। ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ ये स्पॉट्स के लेवल है। 17,230 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा स्पॉट के अंदर, और मुझे लग रहा है कि जब तक 17,230 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपको एक बार जो नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है वो है 17,400 17,440। निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर काफी ज्यादा पॉजिटिव है, बट अगर बैंक निफ्टी का आप स्ट्रक्चर देखें तो एक यहाँ पर थोड़ा लगाड़ मूवमेंट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कंप्लीटली अवॉइड करके चलना चाहिए, बिकॉज कोई क्लियर ट्रेड नहीं है एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी के अंदर। बट यस, निफ्टी के अंदर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 17,310 ऑन इमीडिएट बेसिस ब्रेकआउट जोन रहेगा। जैसे उसके ऊपर निकलेगा प्राइस हम लोग एक स्पाइक देखेंगे 17,400 17,440 तक। तो निफ्टी बैंक अवॉइड कीजिए, निफ्टी के अंदर ट्रेड लेने की सलाह रहेगी। ओके तो क्लियरली दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बाजार पर इंडेक्स पर हमने राय जानी, लेकिन चलिए अब उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी जान लेते हैं। सचित, गुड आफ्टरनून, बताएं आज के लिए कौन से स्टॉक्स हो जा रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मंत्री जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट का रुझान सुबह से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। ऑलमोस्ट सारे पॉकेट्स में आउट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट का जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर अपसाइड अवेलेबल है। तो लगभग 6720 के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 6470 के आसपास। जो सेकेंड काउंटर है मेरे रेडार में वो काफ़ी समय के बाद आया है, लगभग 2 महीनों की बिकवाली के बाद थोड़े से यहाँ पर स्टेबल प्राइस एक्शन नजर आ रही है। एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस हो रहा है मेट्रोपोलिस इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा शॉर्ट स्क्वीज अनलॉक होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक प्रीएम्प्टिव लॉन्ग लेना चाहिए 2020 के स्टॉप लॉस के साथ लगभग 2200 के टारगेट के लिए। ये दोनों टारगेट्स मैंने 1 से 2 दिनों के लिए दिए हैं एंड ये पर्टिकुलर कॉल्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया। ये मेरा डिस्क्लोजर है। जहां हम सीमेंट की बात कर रहे हैं और सचित सीमेंट पर बुलिश भी हैं, चलिए जेके सीमेंट, एक और सीमेंट से जुड़ा काउंटर, उसके सीओओ रजनीश कपूर ने हमसे खास बातचीत में कहा कि कच्चे माल के दाम में तेजी से प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ेंगे। ability of the customer to buy it, the demand in the market. तो पिछले आई वुड से कुछ दिनों में, महीने में, 15-20 दिन में, महीने में, क्योंकि मार्च का महीना अमूमन बहुत हाई डिमांड का मंथ रहता है, तो हम लोगों ने वी हैव बीन एबल टू पास डाउन 5-7 रुपए का प्राइस इंक्रीज अक्रॉस वेरियस मार्केट्स। एंड ये जर्नी ग्रेजुअल रहेगी, बट जिस तरीके से आई वुड से मार्च के महीने में किसी ने भी ये यूक्रेन क्राइसिस एंड उसका इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेडिंग नहीं प्रेडिक्ट किया था, तो एज ए इंडस्ट्री हम लोग सोच रहे थे शायद कि Q3 जो है वो कॉस्ट इंक्रीज का अपने हिसाब से एक अपर लिमिट होगा, बट Q4 में और प्राइस कॉस्ट बढ़ा है एंड देयरफॉर इंडस्ट्री को अपने आप को अफ्लोट रखने के लिए
प्राइस इंक्रीज तो लेना पड़ेगा, विच आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 or 2 months gradually we will try to get that in various markets. ओके तो चलिए सच्चिदानंद जी की पिक्स हमारे पास है। रोहित, आज के लिए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताएं। रफन मानसी, मेरा जो पहला स्टॉक रहेगा, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी काफी करेक्शन देख चुके हैं। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टी। एक प्रोमिनेंट करेक्शन के बाद में स्टॉक ने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट कल के सेशन में दिया है। तो मुझे लग रहा है कि गोदरेज प्रॉपर्टी का एक नियर टर्म कहीं ना कहीं बॉटम बनता हुआ दिख रहा है चार्ट्स पर। अब यहाँ से एक नॉर्थवर्ड मूव हम लोग देखने को तैयार है। तो गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर बाय करने की सलाह रहेगी 1550 जो कि मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 1800 to 2000 तक के बड़े लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा अदानी पोर्ट। अगर मैं अदानी पोर्ट्स की टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल जोन था 748 750, उसको काफी डिसिजली क्रॉस किया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब जो नेक्स्ट मूव आपको देखने को मिल सकती है अदानी पोर्ट के अंदर, वो करीब करीब 784 और 800 के करीब करीब देखने को मिल सकती है। तो अदानी पोर्ट के अंदर भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। और सेम स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है जो ब्रेकआउट जोन था 745 का। तो गोदरेज प्रॉपर्टी और अदानी पोर्ट ये दो मेरे पिक रहेंगे मानसी। रोहित, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे 18,000 2,000 की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट फंडामेंटल वॉइसेस भी प्रॉपर्टी सेक्टर में बहुत अच्छी आ रही हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1400 से 1650 काफ़ी अच्छा मूव दिया है। हमने सुबह मेटा एडवाइजर्स के फाउंडर से भी बात की थी। ये देखिए, ये आपके पास 6 महीने का 1/3 नीचे है ये, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो 2,500 रुपये वाला स्टॉक 1400 रुपये गया था और 1400 से वापस ये 16.5 की तरफ आया है। लेकिन हमने मेटा एडवाइजर से बात की और वो जो कि फॉर्मर इनाम भी हैं, वो भी रियल एस्टेट और रिटेल दोनों स्टॉक्स पे, दोनों सेक्टर से काफ़ी बुलिश थे। आइए उनका भी व्यू जान लेते हैं। देश का एक अहम हिस्सा है। कोविड ने हम सबको सिखाया है कि हमें अपने घर में एक कमरा और चाहिए, या हमें घर ऐसा चाहिए जहाँ पे कि परिवार अच्छे से कंफर्टेबली सेफली रह सके। और इस कारण से जो आपने एक चेंज देखा है कि पिछले 12-18 महीने में हाउसिंग परचेजेस काफी बढ़ी हैं, उसके कई कारण हैं। और वो जो कारण है वो सारे स्ट्रक्चरल शिफ्ट की तरफ अंदेशा करते हैं। सो पहली बात कि जो घर के जो प्राइसेस हैं, जो हाउसिंग प्राइसेस हैं, वो पिछले 7-8 साल से स्टैग्नेंट थे। और पिछले 18 महीने के अंदर यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़े हैं, कुछ और चीजें हुई। एक तो इनकम लेवल इस पिछले 7-8 साल में लोगों की बढ़ी, इंटरेस्ट रेट्स घट के 6-6.5% पे आ गई। तो जो महीने की जो एक हवारी किसी को देनी पड़ती है घर खरीदने के लिए, वो भी घटी। तो अफोर्डेबिलिटी काफी बढ़ गया था और कोविड के कारण डिमांड सडनली वापस आ गई और लोगों ने घर खरीदना शुरू किया। तो ये तो कंज्यूमर साइड, डिमांड साइड की बात है। दूसरे तरफ जो रियल एस्टेट सेक्टर है, रेरा के कारण उसमें काफी कंसोलिडेशन हुआ है। जो छोटे डेवलपर्स हैं उनको अब फंडिंग भी इजीली नहीं मिलती, तो वो भी कई सारे मार्केट से निकल रहे हैं। जो हमारी जनता है वो पहले रोटी कपड़ा मकान उस पर खर्चा करती थी और ज्यादा पैसा बचता नहीं था डिस्क्रिशनरी स्पेंड के लिए, और वो अब हो रहा है। तो रिटेल स्पेस जो है, जो कि जहाँ पे कि व्यक्ति जाकर अपने कंजम्पशन के लिए चीज खरीदता है, वो स्पेस में ग्रोथ तो होनी है। जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन प्लस समथिंग मोर, तो वो तो एक सेक्युलर ट्रेंड रहा। अब क्योंकि हम बाजार के बारे में बात कर रहे हैं, लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक काफी विचित्र चीज देखने में आती है कि पिछले कई सालों से ऑनलाइन जैसे बढ़ा, तो एक मन में ये लोगों के आने लगा कि जो एग्जिस्टिंग ऑफलाइन रिटेलर्स है वो सरवाइव करेंगे क्या, और जो वैल्यूएशन ऑनलाइन प्लेयर को मिलती है और जो ऑफलाइन को प्लेयर को मिलती है उसमें बहुत बड़ा गैप हो गया। तो जैसे किसी सेगमेंट में ऑफलाइन प्लेयर जो है उसकी मार्केट कैप या एंटरप्राइज वैल्यू सेल से 1 से 2 गुना होगी, और दूसरी तरफ जो ऑनलाइन प्लेयर है उसमें कई एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पे कि मार्केट कैप टू सेल्स 10 से 15 गुना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, कस्टमर कन्वीनियंस के लिए, सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, और वो कंपनियां 40-50% ईयर। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंडियन होटल्स के स्टॉक को लेके आते हैं। लास्ट 15 मिनट में इंडियन होटल्स के स्टॉक में एक ज़बरदस्त स्पर्ट आया है और 3% ऊपर। वो देखिए 2 कैंडल जो आपको दिख रही हैं। साथ में अगर आप कंपेयर करें शैले होटल, लेमन ट्री, 4-5 दिन से लेमन ट्री में ब्लॉक्स हो रहे हैं, फंड बाइंग आ रही है, इनको भी कंपेयर करिए। फिर हम सच्चिदानंद से तीनों के चार्ट्स को एक बार ट्रैक करेंगे
लेके आइए। आज लेमन ट्री फ्लैट है बट पॉजिटिव है, अभी भी गेन्स मेंटेन किया हुआ है। और शैलेट होटल्स को भी लेके आइए डायरेक्टर साहब। इन तीनों में लास्ट एक हफ्ते में ज़बरदस्त बाइंग हुई है। ओके, शैलेट आज थोड़ा फ्लैट है, नीचे से आया है रिबाउंड करके, लेकिन गिरा नहीं है। सचिदानंद, तीनों के चार्ट्स को अगर आप हमारे लिए चेक करके बताएं, इसमें खासा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है इन्वेस्टर्स का भी। QIP भी इंडियन होटल्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसको। देखिए डेफिनेटली ये पूरी स्पेस लाइमलाइट में है एंड काफ़ी सिमिलर ट्रेंड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तीनों काउंटर्स में। सिंस इंडियन होटल्स F&O का पार्ट है तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान होता है। जिस तरीके से अभी भी यहाँ पर टारगेट्स नज़र आ रहे हैं, मुझे लग रहा है अराउंड 245 से 260 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। डेफिनेटली जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ था 220-222 लेवल के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल अभी यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगले एक्सपायरी के लिए भी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ट्रेंड हो रहा है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रुझान ही रखना चाहिए। एंड प्रेफरेबली मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी नज़र आ रही है तो उसे प्ले आउट करना चाहिए। तो 225 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए रखने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस आते हैं 230-235 के रेंज में अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है अराउंड 270-265 के आसपास जैसे स्टॉक पहुंच जाता है वहां पर एक बार रिव्यू करना चाहिए। आइए आपको सुनवा देते हैं मैनेजमेंट से। जब हमने बात की पुनीत छतवाल जी से इंडियन होटल्स के, तो उन्होंने क्या बात बताई अपने बिजनेस के बारे में। देखिए, हमारी बैलेंस शीट को एक नया स्ट्रक्चर देना बहुत जरूरी था। ये एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया गया है हमारे बोर्ड के साथ, और बोर्ड का भी यही एडवाइस था कि लेट्स गो फॉर एज लिटिल डेट। जितना डेट कम होगा उतना अच्छा होगा, एंड प्रेफरेबली डेट ना ही हो, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री बड़ी सिक्लिकल है। तो इसलिए इसमें कोई ना कोई इवेंट्स से आप पे इम्पैक्ट पड़ता रहता है। उसके बाद वी गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिल, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो इसलिए इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रैटेजी टू हैव एज लिटिल डेट। दूसरा उसमें हमको ये कि हमने कई नए बिजनेसेस स्टार्ट किए, तो उनको अभी तक जो भी हमने किया अपने ऑलमोस्ट पेटी कैश से सपोर्ट किया ज्यादा, तो उसमें हमने कोई एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट नहीं करी। तो जैसे क्यूमिन है, आमा है, रीइमेजिन्ड जिंजर है, इसमें हम थोड़ा सा स्केल अप करना चाहेंगे, और स्केल अप करने के लिए हैविंग अ सम बिट ऑफ कैश इज गुड। तो इसी तरीके से हमने कम्युनिकेट किया था कि हम रूट्स कॉर्पोरेशन का को होली ओन्ड सब्सिडरी बना देंगे, 100% सब्सिडरी ऑफ IHCL। उसकी शुरुआत हमने कर दी है। अब हमारा शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट 97% तक आ जाएगा। जो बाकी के जो 2-3% बचे हैं वो भी हम आने वाले हफ्ते और महीनों में एक्वायर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत एक्साइटिंग बिजनेसेस हैं। राइट, तो ये आप ये व्यू सुन रहे थे इंडियन होटल के मैनेजमेंट की तरफ से। और अब ये भी देख लेते हैं कि आज और कौन से स्पेसेस हैं जहां पर आपको अच्छा खासा एक्शन है। अभी हमने सीमेंट स्पेस की बात की, एक बार फर्टिलाइजर केमिकल दे और ऑलरेडी बजिंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेज। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर स्पेस में देखें तो आज दूसरे काउंटर्स है जिनमें मूवमेंट है। सचिदानंद, RCF यहाँ पर आज में एक बार में सडन मूव आया था जैसे ही स्टॉक खुला था, और अब देखिए अब भी बढ़कर लगभग 12.5% है। NFL, RCF, इनमें आज ज्यादा सर्ज है एज कंपेयर टू दूसरे स्टॉक्स तो चल ही रहे थे, चंबल एंड ऑल, लेकिन आज इनमें सर्च काफी है। और वॉल्यूम्स भी क्या बता रहे हैं, क्या आगे भी मोमेंटम रहेगा? अगर किसी ने एंट्री पॉइंट मिस कर दी हो तो स्टॉक्स लाइक RCF, NFL, क्या यहाँ लिया जा सकता है? देखिए RCF का स्ट्रक्चर इनफैक्ट थोड़ा सा बेटर है। लगभग 6 महीनों के कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, एंड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट सस्टेनेबल हो सकता है, क्योंकि इसका RSI अगर हम देखें तो वहाँ पर भी एक काफ़ी क्लासिकल ब्रेकआउट हुआ है एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड से। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर वही पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन होगा प्राइस पे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली RCF में एक लॉन्ग बायस रखना चाहिए। लगभग 84-86 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल था, वो उसने काफ़ी कॉन्फिडेंटली पार किया है आज के सत्र में। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 85 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं। एंड जिस इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लग रहा है लगभग 105 से लेकर 118 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं पैटर्न के लिहाज से। तो इमीडिएट बेसिस पे 105 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की मैं सलाह दे रहा हूँ। बस स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 85 के आसपास ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस।
5 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप खरीदारी के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। फर्टिलाइजर स्पेस में अच्छी तेज़ी के बीच काम कर। इस बीच सच्चिदानंद जी, डिविज लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स को अगर देखें, सिप्ला, आज इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी और पिछले 2 सेशन से हम देख रहे हैं अच्छी तेज़ी के बीच फार्मा स्पेस जो है ट्रेड कर रहा है। एक ट्रिगर भी है, 1 अप्रैल से एसेंशियल मेडिसिन के प्राइजेस जो है उसमें बढ़त करीब 10 से 11% की होने की संभावना यहाँ पर संकेत मिलते हुए दिखे हैं। फार्मास्यूटिकल स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल? जी मानसी जी, इनफैक्ट लगभग 8 महीने के डेटा के बाद यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट रोल्स नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर हम प्राइस को प्योरली अगर देखें तो वीकली चार्ट पे निफ्टी फार्मा के एक काफ़ी क्लासिकल ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है जिसका बॉटम लगभग अराउंड 12,500 के आसपास था। जिस तरीके से पिछले 2 दिनों का डेटा हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक एलिवेटेड बॉटम बनने की ही संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। तो 13,400, 13,300 मुझे लग रहा है एक काफ़ी प्रोमिनेंट बॉटम बन सकता है अगले कुछ सीरीज के लिए। एंड जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 15,500 से लेके 16,000 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है मोटा मोटी अगले 3 महीने काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पेस में एंड काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मेंस निफ्टी फार्मा में नज़र आ सकता है। दबे पाव इसने एक अच्छी चाल बना दी है इस पर्टिकुलर सीरीज में एंड जिस तरीके से ये रिवर्सल्स है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा वेटेज रखना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन अप्रैल एंड मई सीरीज। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है कि 12,500 के आसपास जो एक बेस बन चुका है, मुझे लग रहा है वो बेस भी थोड़ा सा एलिवेट होगा। 13,300 के आसपास एक फ्रेश बेस मिलेगा एंड मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम भी काफ़ी तेज़ होना चाहिए अगले कुछ हफ्तों में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बायस होगा ऑन द लॉन्ग साइड। अगर स्पेसिफिक स्टॉक बिहेवियर की बात करें तो क्लियरली यहाँ पर जो लीडरशिप है सन फार्मा की, यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा आउट परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर भी अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक वी फॉर्मेशन ब्रेकआउट हुआ था जिसके प्राइस टारगेट लगभग अराउंड 1040 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी कुछ फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 880 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड सिप्ला एक काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक रहा था। अगर हम इसका भी वीकली डेटा देखें तो वहाँ पर एक क्लासिक कंटिन्यूएशन पैटर्न जिसे फ्लैग फॉर्मेशन हम बोलते हैं वो काफ़ी अच्छी तरह प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। तो मुझे लग रहा है वहाँ पर भी लगभग 1200 के आसपास के प्राइस टारगेट एग्जिबिट हो रहे हैं पैटर्न के लिहाज से, बट ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 1120 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर सिप्ला में भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। रोलवर्स के लिहाज से मुझे लग रहा है 1005 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी मुझे लग रहा है निफ्टी फार्मा एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है अगले कुछ सीरीज के लिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने सच्चिदानंद जी, एकदम दबे पाँव आप सिप्ला लीजिए, डॉक्टर रेड्डी लीजिए, डिवीज 3800 वाला 4500 क्रॉस कर गया, आपका लॉरस लैब भी वापस आ गया। और आपके दबे पाँव वाले वर्ड से ना मेरे को एक बहुत बाजार की एक बहुत ही प्यारी सी सेइंग और प्रोवर्ब याद आई। आप मुझे बताइएगा आपने सुनी है पहले, उससे बाद में कुणाल के पास जाऊँगा कि मंदी जो है ना वो दबे पाँव आती है लेकिन तेजी जो है वो बारात लेके आती है। आपने सुनी थी पहले कभी? नहीं, इनफैक्ट मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं एंड काफी रिलेट कर पा रहा हूं। हाँ, रिलेट कर पा रहे होंगे। मंदी हमेशा दबे पांव आती है और तेजी हमेशा बारात लेके आती है। खैर कुणाल, आपको लग रहा है अभी कि एक बार तेजी की तैयारियां चालू हो गई हैं? गुड आफ्टरनून कुणाल। गुड आफ्टरनून अजय जी। लेट्स होप कि एक रेंज में ब्रेकआउट दे दे, बिकॉज बहुत बोर हो गए लास्ट 7 डेज से इंडाइसेस को देखकर। 17,350 का जो 350 पॉइंट रेंज है, आई थिंक इट्स बीन अ वेरी टाइट रेंज फॉर द निफ्टी। बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है बिकॉज सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक देखे तो बहुत चर्न्स हो रहे हैं। लास्ट कपल ऑफ डेज बैक हमने देखा था कि आईटी फार्मा स्टॉक्स में तेजी आई थी, मेटल स्टॉक्स में तेजी आई थी। कल हमने देखा था कि थोड़े से फार्मा स्टॉक्स में हल्की सी करेक्शन आई थी। आज हम देख रहे हैं काफी मिक्स्ड रिएक्शन वापस से है। आईटी फर्म अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, मेटल स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो मिक्स एंड मैच हो रहा है इंडाइसेस में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो इन दैट सेंस आई थिंक इट मेक सेंस कि हम ब्रेकआउट के लिए वेट करें इंडाइसेस में। 17,350 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टिफ रेजिस्टेंस बनते आ रहा है इंडेक्स के लिए। बट खाली हम एक्सटर्नली अगर फैक्टर्स की बात करें तो काफी प्लीजिंग फैक्टर्स हो गए मार्केट के लिए। क्रूड वापस से 110 के नीचे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड
इंडिया विक्स जो हम लास्ट वीक या बात कर रहे थे कि 23-24 के आसपास था, वो 21 के आसपास आ चुका है। तो ये फैक्टर्स काफी स्मूथ हो गए हैं इंडाइसेस के लिए, बट हालांकि ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है निफ्टी ना। उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए इंडेक्स ट्रेंड्स के लिए। बट 2 बाय कॉल रेकमेंड करूंगा यहाँ पे, और अगेंस्ट बीइंग वेरी वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स फ्यू सेक्टर्स। मेटल स्टॉक्स में से जिंदाल स्टील, हमने लास्ट वीक भी स्टॉक पे डिस्कस किया था। काफी इंटरेस्टिंग चार्ट और मोर कंसिस्टेंट चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। JSPL का स्टॉक 530 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है, जो कि एक पुराना स्विंग हाई था JSPL के लिए। तो उस लिहाज से मैं बाय के लिए रेकमेंड करूंगा। 560 का नियर टर्म टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 525। और सेकंड स्टॉक रहेगा रियल एस्टेट पैक में। मेरे अनुमान से आई थिंक एक नया ब्रेकआउट बन चुका है DLF में। आज की सेशन में स्टॉक ने 200 और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों को ही ब्रेक किया है। ये जनरली इंडिकेशन होता है कि मोमेंटम फुल स्विंग में शायद वापस आ रहा है रियल एस्टेट स्टॉक्स में, और खासकर DLF एक ऐसा स्टॉक बन सकता है जो शायद बढ़िया परफॉर्म करे आने वाले कुछ एक दिनों के लिए। टारगेट्स रख सकते हैं 400 का, स्टॉप लॉस 360। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून कुणाल, एक स्टॉक पर आपकी राय भी चाहिए थी। अदानी पावर आप देखें लगभग 7 दिनों में 40% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है। प्योरली ऑन द टेक्निकल रीजंस, क्या ये ब्रेकआउट रीजंस दिख रहे हैं आपको? जी हाँ, ब्रेकआउट ऑलरेडी आई थिंक लास्ट 3 से 4 दिन पहले आ चुका था, जब स्टॉक ने 140 के लेवल्स को क्रॉस किया था। बट फिलहाल ये लेवल्स पे 175 पे लॉन्ग इनिशिएट करना बहुत ज्यादा ही रिस्की हो सकता है, बिकॉज हम क्या फैक्टर्स पे, हम RSI डेली चार्ट्स पे 84-85 लेवल्स पे आ चुका है। आर्ली चार्ट्स की बात करें तो आई थिंक RSI इज ऑलमोस्ट 88 to 89 लेवल्स फॉर अदानी पावर। तो रिस्क रिवॉर्ड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो बिल्कुल नहीं बैठ रहा है अदानी पावर में। तो जो लॉन्ग प्लेयर्स है जिन्होंने ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड किया था या ब्रेकआउट पॉइंट पे एंटर किए थे, वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। बट फिलहाल फ्रेश एंट्री के लिए मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा यहाँ पे। राइट, फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं रहेगी। कुणाल की रिकमेंडेशन और अपनी इस वक्त की स्टॉक पिक्स विद द टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस भी हमसे शेयर किए हैं। सच्चिदानंद, दबे पाव बहुत सारे स्टॉक्स चल भी रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन अब कहाँ अर्ली गेन्स कैच किया जा सकता है? कोई और स्टॉक रिकमेंडेशन जो आपके रडार पे हो? प्रियंका जी, इनफैक्ट आपने जो अभी जिक्र किया था केमिकल स्टॉक्स पे, एंड मुझे लग रहा है वहाँ पर टाटा केमिकल का स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है। कल के सत्र में जिस तरीके से प्राइस फॉर्मेशंस थे, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अच्छा शॉर्ट स्क्वीज यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है। 1020 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 975 के आसपास, एंड फ्रेश डिप्लॉयमेंट करने हैं ऑन द लॉन्ग साइड इन टाटा केमिकल। केमिकल्स में आप लॉन्ग्स बिल्ड करने के बारे में, खरीदारी के बारे में सोचकर चल सकते हैं। 3% की बढ़त के साथ ये स्टॉक जो है ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस बीच यहाँ पर कई सारे यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक खबरें आती हुई भी दिखी, और कई सारे स्टॉक्स भी रहे जो कि फोकस में है। टाटा कंज्यूमर की आज बोर्ड मीटिंग होने वाली है, और बोर्ड की बैठक में क्या कुछ इंपॉर्टेंट निकल कर आ सकता है, एजेंडा क्या है, जान लेते हैं विनी मोतीवाला से। विनी, गुड आफ्टरनून, बताएं। टाटा कंज्यूमर्स पे हम आज थोड़ा फोकस रखेंगे, क्योंकि कंपनी मिलने वाली है, बोर्ड उनके मिलने वाले हैं फंड रेजिंग की बात करने के लिए, कंसिडर करने के लिए वाया प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी बेचने वाली है 1.5% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल मेनली एक फॉरेन कंपनी को। और ये क्यों कर रही है? क्योंकि उनको फंड रेज करना है माइनॉरिटी स्टेक खरीदने में अपनी एक एग्जिस्टिंग ओवरसीज जो सब्सिडी है, उनकी जो फॉरेन सब्सिडी, उसमें खरीदने के लिए वो ये फंड रेजिंग प्लान कर रहे हैं। नाउ उनकी ओवरसीज सब्सिडी जो है, उनके पास अराउंड 40 ओवरसीज सब्सिडी है टाटा ग्रुप के पास, तो कंज्यूमर्स के पास। तो श्योरली वो एक फोकस रहेगा कि कौन सी सब्सिडरी में भी बाय आउट होने वाला है। और ये इश्यू ऑफ प्रेफरेंशियल इक्विटी जो है वो मेनली है टू बाय माइनॉरिटी स्टेक इन फॉरेन कंपनी। तो श्योरली फोकस रखेंगे हम टाटा कंज्यूमर्स पे। आज टाटा कंज्यूमर्स का मैनेजमेंट मिलने वाला है काफ़ी सारे एनालिस्ट को भी शाम को, तो वो भी उससे भी कुछ अपडेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो श्योरली एक स्टॉक है वॉच आउट करने के लिए। ऑलराइट, ये देखिए आपके स्क्रीन्स पे आईटी के जांच में ये खुलासा हुआ है कि करीब 1000 करोड़ रुपए के इन्फ्लेटेड खर्चे दिखाए गए हैं हीरो मोटो में। आपको मालूम होगा 2 दिन पहले कुछ सर्चेज हुई थी, इवन मुंजाल साहब के घर पे भी हुई थी, दफ्तर में भी हुई थी, कई जगहों पे सर्चेज हुई थी, और उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया था क्लैरिफिकेशन पे कि आईटी डिपार्टमेंट ने क्वेरीज कुछ रेज की हैं जिनका हम जवाब दे रहे हैं। अब ANI के हवाले से ये खबर आ रही है, एजेंसीज के हवाले से, कि 1000 करोड़ रुपए के
खर्चे इन्फ्लेटेड दिखाए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इसी के चलते 5% 4% करीब करीब स्टॉक गिर रहा है। ये बताना ज़रूरी होगा कि 1000 करोड़ रुपए 3000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट करती है कंपनी साल में, तो इन्फ्लेटेड खर्चे 1000 करोड़ के, और इसका मार्केट कैप है इस समय करीब करीब 45,000 करोड़, राइट। तो ये आप समझ लीजिए कि कितना इम्पैक्ट होना चाहिए, राइट। तो देखना ये होगा कि अब आगे चल के किस तरह के फाइन पड़ते हैं। अगर 1000 करोड़ का इन्फ्लेटेड खर्चा है तो ऑब्वियसली फाइन 1000 करोड़ का तो नहीं होगा, इसका कुछ परसेंटेज शायद फाइन में हो। तो देखना ज़रूरी है कि मार्केट ये इस समय ओवर रिएक्ट कर रहा है या ये पूरा प्राइस इन कर ले रहा है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद, अगर आप इसको चार्ट को चेक कर रहे हैं, इस समय ट्रैक कर रहे हैं, 1000 करोड़ के लिए 5% आप मार्केट कैप उड़ा चुके हैं ऑलरेडी, एटलीस्ट बाजार वैसे रिएक्ट किया है। चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, क्या वॉल्यूम के साथ ये फॉल आई है? अजय जी, ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी समय से एक नेगेटिव ट्रेंड में ही रहा था हीरो मोटोकॉर्प। इनफैक्ट हाल फिलहाल में एक अच्छा पुल बैक ज़रूर आया था, बट कहीं जाकर 2440 के आसपास एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। सो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो यहाँ पर अभी भी वीकनेस ही नज़र आ रही है। इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है अगर स्टॉक रिएक्ट कर देता है इस पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो पे तो लगभग 2130 के आसपास के जो हाल फिलहाल में स्विंग्स बने थे, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग्स वापस रिविजिट होने चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस तो नहीं रखना है। अगर इसका डेली RSI भी देखें तो लगभग 45-48 के आसपास आके ही एग्जॉस्ट हो रहा है, तो क्लियरली ये डाउन ट्रेंड के ही संकेत है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करने की मौके या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्ट्रक्चरली अभी भी वीकनेस प्रोमिनेंट है एंड मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर वीकनेस को 2410 के स्टॉप लॉस के साथ प्ले आउट किया जा सकता है। प्रेडोमिनेंटली जिस तरीके से ट्रेंड है, मुझे लग रहा है 2130 के आसपास के स्विंग्स वापस बनने चाहिए। ये तो हो गया हीरो मोटो, ये वन ऑफ है। वैसे भी इंडस्ट्री नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है लास्ट कुछ सालों से, तो इसमें नई बात नहीं है, ये अंडर परफॉर्मिंग एरिया है। अब ये इनफैक्ट अगर आप बड़े फंड मैनेजर्स को देखें और उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करें, ऑटो में कई सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब लोग कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप हीरो मोटो को देखें, TVS मोटर्स को देखें, बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे फंड जिसके अंदर बायर नज़र आए हैं, ये सोचते हुए कि क्या वर्स्ट शायद इन द प्राइस हो गया। अशोक लेलैंड को लेके आइए, अशोक लेलैंड में काफ़ी एक्टिविटी हो रही है। MCV HCV साइकिल भी थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। और रोहित से बात करते हैं इसके बाद। रोहित, अगर ऑटो में हमें एक कॉन्ट्रा व्यू लेना हो तो आपको कंफर्टेबल कौन से में आप ज़्यादा कंफर्ट आ रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स या ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, और कोई और स्पेसिफिक पिक्स उसमें? आई थिंक अजय, अगर मुझे ऑटो में अगर कोई पिक अगर चूज करना रहेगा तो वो रहेगा TVS मोटर, बिकॉज TVS मोटर का अगर हम लोग चार्ट देखें तो एक काफी वर्टिकल मूव हम लोग ने करीब करीब 520 के लेवल से देखा है। तो स्ट्रेट मूव आया है 520 टू 620, उसके बाद में सॉर्ट ऑफ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो एक बुलिश फ्लैग का स्ट्रक्चर ऑलरेडी चार्ट पर बन चुका है। उसका ब्रेकआउट भी आज के सेशन के अंदर आया है, बट कहीं ना कहीं फॉल थोड़ा गहरा गया। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड TVS मोटर जब तक 600 रुपए होल्ड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपको एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकती है ऑन इमीडिएट बेसिस 640 एंड ओवरऑल बेसिस 680 तक। तो मुझे लग रहा है कि अगर पर्टिकुलरली आपको ऑटो पैक चाहिए तो TVS मोटर के अंदर बिल्कुल बाय करके चलिए। 600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, 640 680 के मेरे टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर 680 के टारगेट रहेगा TVS मोटर पर। एक बार टाटा पावर और टाटा स्पेस के स्टॉक्स को देखते हैं। टाटा पावर पर क्या व्यू रहेगा सच्चिदानंद, क्योंकि जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि बड़ी एसेट मैनेजमेंट वर्ल्ड की बड़ी एसेट मैनेजमेंट हो, UAE के स्वर्ण फंड्स हो, वो कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी इन बिजनेसेस में स्टेक आय कर रहे हैं और वो टाटा ग्रुप की कंपनीज में स्टेक आय करने की बात हो रही है। एक स्पेशल एंटिटी बनेगी। टाटा पावर हो, टाटा केमिकल्स पर तो आपने भी थोड़ी देर पहले बात की ही। किस तरह से चार्ट दिख रहा है आपको टाटा पावर का, क्योंकि हमने देखा पिछले 7 दिन में तो इसने 13-14 रुपए का मूव दिखाया, आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। टाटा पावर पर क्या व्यू रहेगा?
देखिए बेसिस पे तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही होना चाहिए काउंटर में। बट अगर हम थोड़ा ब्रॉडर ट्रेंड स्ट्रक्चर देखें तो लगभग मुझे लग रहा है एक काफ़ी बड़े रेंज में लॉक्ड इन रहा है काउंटर, लगभग अराउंड 250-255 के आसपास। थोड़ी सी थकावट नज़र आती है काउंटर में, एंड नीचे लगभग 210 के आसपास एक काफ़ी प्रोमिनेंट सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर रेंज में ऑस्किलेशन होना चाहिए। फिलहाल तो रेंज के अपर एंड के आसपास काफ़ी क्लोज है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे फ्रेश डिप्लॉयमेंट की सलाह मैं नहीं दूंगा। एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर थोड़ा सा रेंज बाउंड रहना ही चाहिए अगले कुछ महीनों के लिए। तो मुझे लग रहा है एक कंसोलिडेटिव बैंड में प्राइस ऑस्किलेट हो रही है। एंड मुझे लग रहा है अगर किसी को फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स करने हैं ऑन द लॉन्ग साइड तो खरीदारी करनी चाहिए नियर टू द लोअर एंड विच इज प्लेस्ड अराउंड 210-220। ऑलराइट, ठीक है। तो थोड़ा सा डिप का वेट करना चाहिए यहाँ पर फर्दर फ्रेश बाइंग करने के लिए। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, ये हम देख रहे हैं गोदरेज सीपी एक्चुअली। इस स्टॉक में आज थोड़ी सी मूवमेंट है, लेकिन ये हम अपने शो पे बात कर भी चुके थे। और इसका चार्ट कैसा दिख रहा है आपको रोहित? प्रियंका, अगर गोदरेज कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं तो एक ऑलरेडी यहाँ पर भी हम लोग ने काफी अच्छा करेक्शन देखा था लास्ट 2 दिन में, बट कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज जो प्रीवियस सपोर्ट्स थे 670 के, वहां से कहीं ना कहीं हम लोग एक बाउंस देख रहे हैं। करंट रेट की अगर मैं बात करूं तो 695-96 चल रहा है और 670 जो है काफी अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और अगर आप ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न्स को देखें तो एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक 670 होल्ड कर रहा है, आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा अग्रेसिव पुल बैक आए। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि जो प्राइसेस जब बढ़ना चालू होगी तो 750 रुपए तक आपको मूव देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग से बने रहने की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग्स थोड़े अवॉइड करने चाहिए बिकॉज एज सच कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है, बट अगर किसी के पास में है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 670 ऑन क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 750 जो रहेगा वो मेरा टारगेट रहेगा ओवरऑल प्रियंका। ओके, तो क्लियरली जीसीपीएल पर ये नजरिया 695 के लेवल्स पर ट्रेड्स यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहे हैं, तेजी के बीच कामकाज जहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस बीच एक और खबर जान लीजिए, यहाँ पर केंद्र सरकार स्वदेशीकरण पर लगातार जोर दे रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए कुल कैपिटल एलोकेशन का करीब 68% रकम जो होगी घरेलू बाजार से मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदने पर खर्च किया जाएगा। सुनते हैं पहले उन्होंने क्या कहा। हमारी सरकार ने भारतीय उद्योग जगत को विश्वास दिलाने के लिए जो हमारा यूनियन बजट है 2022-23 में कैपिटल प्रोक्यूरमेंट बजट का 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए निर्धारित किया है। 68% किया है मान्यवर, ये कम नहीं होता है, बहुत बड़ा पार्ट है इसको निर्धारित करने का। और जहाँ तक ख्याल है मेरा कि हमने पॉजिटिव जो आत्मनिर्भरता के लिए जो लिस्ट बनाई है, नोटिफिकेशन किया है, 209 डिफेंस प्लेटफॉर्म और हथियार उसमें हमने शामिल किए हुए हैं। और डीपीएसयूज के 2851 आइटम्स की पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट का भी नोटिफिकेशन हमने किया हुआ है। अजय, यहाँ पर हम सुन रहे थे और सरकार का भी स्वदेशीकरण पर पूरा फोकस है और 18 स्वदेश पर भी हमारा फोकस, देश के साथ आगे बढ़ना और बदलना सही दिशा में, यही फोकस रहता है। देखिए, खास बात ये थी मानसी इसमें इस कमेंट्री में जो एमओएस डिफेंस है कि 5 लाख करोड़ की डोमेस्टिक डिफेंस बाइंग गवर्नमेंट करेगी नेक्स्ट 5 से 7 साल में। 5 लाख करोड़ की डिफेंस बाइंग, डोमेस्टिक डिफेंस बाइंग। ये मत भूलिए कि इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिफेंस हार्डवेयर अक्वायर करने वाली कंपनी है। अभी तक हम कहाँ से लेते थे? रशिया से, इजराइल से और थोड़ा फ्रांस से। अगर 5 लाख करोड़ का डिफेंस का इक्विपमेंट हम डोमेस्टिक कंपनी से खरीदेंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भारत डायनेमिक्स की एनुअल टॉप लाइन 2000 करोड़ है। इस तरह की बीसीओ कंपनी के नेक्स्ट 10 साल के ऑर्डर बुक फुल हो जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के जो लिस्टेड डिफेंस स्टॉक्स हैं उन पर नजर रखना। भारत डायनेमिक, HAL, पारस डिफेंस, इन सारे स्टॉक्स पे ये डॉक जो कंपनी अभी लिस्ट हुई है, इन सब कंपनीज के ऊपर आप
ये बना के रखिए अपना रेडार, क्योंकि ये कंपनीज की टॉप लाइन की आउटलुक कंप्लीटली बदलने वाली है और ये हमें सीधे सरकार से मिल रहा है कि इतना 5 लाख करोड़ का डिफेंस का डोमेस्टिक बाइंग अगले 5-7 साल में करेंगे। इंपॉर्टेंट है ये नज़र में रखना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए। हम इस पर एक डिस्कशन भी प्लान करेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। बट मैं जाता हूँ वापस रोहित शिंगरे के पास। रोहित, अगर डिफेंस पे कॉल लेनी हो तो चार्ट्स में BEL, BEML, आपका MTAR जिसमें बड़ा ब्लॉक हुआ और HAL, भारत डायनेमिक्स, कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे बने हुए हैं? आई थिंक अजय देखिए, अगर मैं पहले तो BDL की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छा मूवमेंट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल बेट लेकर चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक ऑन इमीडिएट बेसिस 550 होल्ड कर रहा है, यहाँ से आपको फ्रेश ब्रेकआउट्स के चांसेस ज्यादा है और वापस हम लोग वापस 600 के करीब करीब जाते हुए स्टॉक्स को देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा भारत डायनामिक्स। सेकंड जो रहेगा ना, आपको BEL पे ध्यान रखकर चलना है कि BEL भी एक काफी अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी आपको फ्रेश मूव देखने को मिल सकता है। BEL के अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो नीचे के साइड में 190 और ऊपर के साइड में 220 एक ही रेंज है और रिसेंटली प्राइसेस जो है नीचे के लेवल से बढ़े। तो मुझे लग रहा है कि अब नेक्स्ट मूव जो आपको देखने को मिल सकता है BEL के अंदर वो करीब करीब 220 के लेवल्स के करीब करीब दिख सकता है। तो आई थिंक डिफेंस स्पेस के अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स, ये दो स्टॉक पे मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। राइट, आइए सुनते हैं MTAR को भी। हमने उनके मैनेजमेंट से आज दोपहर में ही बात की है। उसमें बड़ा ब्लॉक हुआ, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है मैथ्यू सीरियक, वो ब्लॉक में उन्होंने सेल किया, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स दे चुका है इन्वेस्टर्स को। आइए सुनते हैं मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है। वी आर राइट ऑन टारगेट। व्हाट मैं जो मेंशन कर रहा था, वी आर राइट ऑन टारगेट। नेक्स्ट ईयर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ और ज़्यादा ही रहेगा, क्लोज टू 50% रहेगा नेक्स्ट ईयर। सो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी गुड। उसके लिए हमारा पूरा it's very clear path we have seen, and with confirmation we can say that our revenue growth will be up to 50% next year. तो ईयर एंड का ऑर्डर बुक हमने पहले भी मेंशन करे थे कि इट बी अराउंड 700 crores, तो ये 135 crores is part of that. So इसका जो टाइमिंग इशू है, we are already L1, so as and when the POs are given, so we'll be able to complete that 700 crore order book build up by end of the year. ऑलराइट, ये जो समर्स की बात हो रही है कि इस बार ज़बरदस्त गर्मी पड़ने वाली है, इसके रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी दिन से चल रहे हैं। वोल्टास में काफ़ी करंट था पहले, और आज हम ब्लू स्टार अभी 5% का वॉल्यूम देख रहे हैं। सिम्फनी एक और स्टॉक है 2.5% ऊपर है। सचिदानंद, इनके चार्ट्स जरा चेक करके बताइए हमारे लिए। वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी प्योर समर प्लेज हैं वैसे? देखिए, मुझे ब्लू स्टार का फॉर्मेशन काफ़ी दिनों से अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्सपेंशन की बात करें तो लगभग 1200 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। जिस तरीके से इसने एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है 980 के आसपास, तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस वहीं पर प्लेस्ड होनी चाहिए। डेफिनेटली यहाँ पर वोल्टास का भी अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो हाल फिलहाल में एक ब्रेकआउट नजर आया था लगभग 1300 लेवल के आसपास, बट वो पर्टिकुलर लेवल के आसपास ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो पाया। बट इंटेंसिटी ऑन द लोअर साइड एक पुल बैक की काफ़ी ग्रेजुअल रही थी, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा मौका है जहाँ पर ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में उतारना चाहिए। स्ट्रक्चरली देखें तो पिछले 3 महीने के कंसोलिडेशन का यहाँ पर ब्रेकआउट नज़र आया था, तो मुझे लग रहा है लगभग 1430 के टारगेट के लिए यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकता है वोल्टास में भी। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश बायस होगा ओवर द पैक। मुझे लग रहा है फर्स्ट प्रेफरेंस होगा ब्लू स्टार पे एंड सेकंड प्रेफरेंस होगा वोल्टास पे। वोल्टास पे आपको स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए अराउंड 1220 पे। ये स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड पोजीशन में मुझे लग रहा है अराउंड 1430 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अगले कुछ हफ्तों में। ऑलराइट, ठीक है, तो ये रेकमेंडेशन रहेंगी वोल्टास और ब्लू स्टार पे। और अब चलिए, वक्त हो गया है 3 बज गए हैं और वक्त हो गया संजीव भसीन जी से जुड़ने का, उनके बेहतरीन शेयर जाने का। गुड आफ्टरनून संजीव जी। मार्केट अब 17,300 के पास है, भले ही हल्की रेंज में फंसी हुई हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत एक्शन है। आप कहाँ आज आपकी नजर होगी? अरे प्रियंका जी, रेंज की क्या बात कर रहे हो? मंदी वालों से पूछो जो 16,000 की बात कर रहे थे। 17,300 के पास एक्सपायरी, और आपके मुंह पे कोई एक्सपायरी नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या फायदा हुआ? और देखिए सीमेंट
बात है, 2 दिन की वॉलेटिलिटी है, आपको कह दिया मई में आप न्यू हाई पे जाओगे। और डोंट मेक टू बोन्स अबाउट इट, इंडिया इज इन अ स्वीट स्पॉट, रीओपनिंग इज ह्यूज, क्रूड इज डाउन, you cannot have a better spot. So take this with a pinch of salt that despite this rally, you will be looking to get into good ideas. आज के लिए 3 पिक्स हैं जो मेरे को लगता है 2 दिन के लिए वॉलेटाइल हो सकते हैं, but these are quality mid caps which you must own in this at this scenario. They are quality stocks which you must own. आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी बिल्कुल संजीव जी बताएं। सबसे पहले लीजिए अपोलो टायर। आपने देखा है रीओपनिंग एंड ऑटो इज गेटिंग सिंक्रोनाइज्ड, rubber prices have cooled off. Apollo is one of the largest players and plus their Europe business is doing extremely well. So 189 पे लीजिए, 184 का stop loss. I think targets closer to 200 can come very, very fast, maybe in the next today or tomorrow or the day after. Second buy would be Godrej Consumer. Now ये palm oil की वजह से घटा है. This is a quality stock और उन्होंने indicate किया है कि their Indonesian business is seeing double-digit growth. This is just transitory. 690 to 693 में लीजिए, 670 का stop loss, 745 का target. And third buy would be PEL, Piramal Enterprise. I think you are seeing very good traction on real estate or one of the largest players, almost 30 million square feet in Bombay and Thane. आपके पास है तो PEL would be my preferred pick. 2190 में लीजिए, 2135 का stop loss, 2300 का target. बिल्कुल संजीव जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स आपके प्रेफर्ड पिक्स कमाल भी करते हैं, लेकिन अभी हम सरकार की डिफेंस स्पेस पर जो नज़र है वो देख रहे थे, उसकी बातचीत भी कर रहे थे। और डिफेंस स्टॉक की अगर बात करें, काफ़ी हद तक डोमेस्टिक मार्केट्स पर सरकार फोकस कर रही है और कोशिश यही है कि इंपोर्ट जहां तक डिफेंस की बात है ना करना पड़े भारत को, और डोमेस्टिकली काफ़ी हद तक कंपनीज को इसका फ़ायदा मिले। डिफेंस स्पेस पर आपका नज़रिया फिर क्या होगा? तो वहां आपको पता है प्रेफर्ड पिक्स वुड बी BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, देन यू हैव HAL or something related, but my 2 top picks would be Bharat Forge and L&T. They will get a lion's share of the business. Bharat Forge already you are seeing it's one of the 3rd largest forging company. That and L&T would be my preferred large cap picks. Right. आपकी ये जो पिरामल एंटरप्राइजेस की पिक है, काफ़ी डिफरेंशिएटेड थॉट है। उनका फार्मा बिजनेस ही काफ़ी अच्छा कर रहा है, एक स्पेशल सिचुएशन ब्रू हो रही है और मार्केट इग्नोर करता आ रहा है। इसके ऊपर थोड़ा बात कर सकते हैं संजीव जी, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसका ट्रू वैल्यूएशन क्या बन सकता है। मैनेजमेंट ने सब कुछ बता दिया है कि कैसे डिमर्ज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, डीमर्ज होएगा फार्मा बिजनेस और दे विल इंक्लूड नाउ the DHFL business, और DHFL business was huge, और साथ में अब रिकवरी प्रोसेसेस उसका स्टार्ट होएगा. So I think they are in a very very sweet spot because they have a very good brand name, lending is strong, they have a very good inventory, and the exit of pharma and re-entry of DHFL will make it one of the prized NBFCs for real estate going forward. Alright, संजीव जी, टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बनेगा? टाटा केमिकल्स आपने कुछ दिन पहले एक बार रिकमेंडेशन तो दी थी, लेकिन जिस तरह से टाटा ग्रीन उसमें कुछ बड़ी सुमन फर्म्स और एसेट मैनेजमेंट फर्म्स आय कर रहे हैं उस पर स्टेक लेना, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इस स्पेस से कौन से फेवरेबल स्टॉक्स होते हैं जिस पर बेट किया जा सकता है? भाई प्रियंका जी, मैंने तो 200 रुपए पे बहुत जोर से इंडियन होटल भी कहा था, दैट इज ऑल्सो टाटा। मैं रैलीज भी ओन करता हूँ। टाटा केमिकल, यू राइटली सेड, टाटा कंज्यूमर अब आप लीजिए जहां उनकी प्राइस रेजिंग आने वाली है। सो ऑल द टाटा ग्रुप्स आर परफॉर्मिंग और टाटा स्टील इज टेकिंग द केक। तो टाटा मोटर भी डिक्लाइन पे लीजिए, इवन दो दे विल बी प्रेशर ऑन बैटरी प्राइसेस एंड EVs. आई थिंक टाटा मोटर वंस इट गोज थ्रू दिस, बिकॉज लुक एट टेस्ला, yesterday Tesla was up to a record high given that they are going to split the stock. तो मुझे टाटा मोटर seems the best proxy to play Tesla, और जैसे क्रूड घटेगा आपको और इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट जाएगी इन EVs. बिल्कुल संजीव जी, नोटिंग डाउन ऑल योर स्टॉक्स। और ऑफ कोर्स जिस तरह से यहाँ पर बाजार में हम देख रहे हैं हर सिचुएशन को, हर वॉलेटिलिटी की सिचुएशन, इनफैक्ट मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में भी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, वैसे ही आपकी पिक्स भी लगातार पॉजिटिविटी के साथ ही ट्रेड करती हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए मूविंग टू आवर टेक्निकल्स। सचित, जहां हम तमाम स्पेसेस की बात कर रहे हैं, अभी सीमेंट सेक्टर पर भी अजय अपना पॉजिटिव रुझान बता रहे थे, अपनी रिसर्च में बता रहे थे कि किस तरह से स्पेस जो है आगे बढ़ती दिख सकती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट को एक बार देखिए, सीमेंट
की कीमतों में बढ़ोतरी के यहाँ पर अनुमान आ रहे हैं, रिपोर्ट से भी कह रही हैं। ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स लगातार इन पर छाए हुए हैं, लेकिन प्राइजेस हैं वो बढ़ती हुई ज्योग्राफिकली हम देख भी रहे हैं और आने वाले दिनों में भी आसार हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे काउंटर या फिर कोई सीमेंट स्पेस जिस पर अल्ट्राटेक ऑफकोर्स आपका व्यू है ही, अगर आप राय देना चाहें मिड कैप स्पेस में फॉर दैट मैटर। मानसी जी, डेफिनेटली यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट है पिछले 4 हफ्तों से। जिस तरीके से इसने 420 इस पर्टिकुलर लेवल को होल्ड किया है, वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो काफ़ी क्लासिक एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है। एंड एक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन हुआ था 3 हफ्ते पहले, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा बाय कैंडिडेट है। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट में मेरी तो सलाह होगी कि एक अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर लेवल से आनी चाहिए। लगभग 510-515 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है ये पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस काफ़ी प्रोमिनेंट है, 420 का जो लेवल इसने होल्ड किया है, तो मुझे लग रहा है 418 के स्टॉप लॉस के साथ ये पोजीशन आपको रिटेन करनी चाहिए। एंड लगभग मुझे लग रहा है 520 के आसपास जैसे ही पहुंच जाता है वहाँ पर एक बार रिव्यू करनी चाहिए। एक अच्छे डिक्लाइनिंग ट्रेंड में रहा था काउंटर, उसके बाद एक अच्छी स्टेबल साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है। एंड जिस तरीके से आरएसआई यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, मुझे लग रहा है काफ़ी जल्द इसमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन नज़र आ सकता है। तो डेफिनेटली इसे अपने बाइंग रेडार में रखना चाहिए 418 के स्टॉप लॉस के साथ 510 के टारगेट के लिए। राइट सच्चिदानंद, रोहित, आप दोनों से मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा। इंडिया विक्स का ग्राफ लेके आइए। आज का ग्राफ करीब 5.5% क्रैक किया है, और अगर आप YTD ग्राफ ला सकें डायरेक्टर साहब तो और भी अच्छा होगा। हमने देखा है कि इंडिया विक्स आज का लो, इस पर शायद क्या दिख नहीं रहा है, लेकिन आज का लो 19.5 है। और अगर आप YTD ग्राफ लेके आए तो आपको दिखाई देगा कि 7 मार्च पे 36 के लेवल पे इंडिया विक्स पीक आउट हुई थी। वो पीक ऑफ पेसिमिज्म था, और आज जिस हिसाब से ये 20 के नीचे हिट किया, और समझ लीजिए 20-21, जस्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये कोइंसाइड हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स के भी विक्स नीचे आ रही है और ग्लोबल मार्केट्स क्लाइम कर रहे हैं प्री वॉर लेवल्स को। सो टेक्निकली ये कितना इंपॉर्टेंट है विक्स का इस तरह से स्लाइड करते हुए चले जाना? सच्चिदानंद, रोहित साहब का भी व्यू जानूंगा मैं इस पर। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मेरे लिए 25 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 22 फरवरी के आसपास जो एक गैप डाउन हुई थी मार्केट में, उसी लेवल के आसपास एक काफ़ी बड़ा मूव आया था विक्स में। एंड क्लियरली वहाँ पर जो रिस्क प्रीमियम बढ़ गया था बिकॉज ऑफ दी वॉर एंड द अनसर्टनिटीज। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर अनसर्टनिटी कहीं जाकर खत्म होने के संकेत 2 दिन पहले ही आए थे, क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंटली इसने एक 25 के नीचे एक क्लोजिंग दी थी। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर हम कहीं एक सेटलमेंट के नज़दीकी है। एंड जल्द ही मुझे लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर रेंज शिफ्ट हुआ है, तो जो प्रीमियम मिल रहा था फॉर दी अनसर्टनिटी, मुझे लग रहा है वो कहीं जाकर फिजल आउट हो चुका है। एंड मार्केट में एक अच्छी स्टेबल स्टडी अपमूव नज़र आनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों के लिए। सो डेफिनेटली यहाँ से अगर हम इसकी रीडिंग को देखें तो 25 जैसे ही इसने ब्रेक किया, वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे एस्केलेट हुआ, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी रेंज शिफ्ट हो चुकी है। जिस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को, लगभग 25 से लेके 18 ये एक इसकी नई रेंज होनी चाहिए। एंड कहीं जाकर मार्केट में एक स्टेबल प्राइस एक्शन ऑन द पॉजिटिव साइड ही रहनी चाहिए। तो डेफिनेटली इंडिकेशंस कहीं जाकर 2 दिन पहले आए थे एंड फॉलो थ्रू एक्शन भी इन लाइन है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एक काफ़ी ऑप्टिमिज्म नज़र आ सकती है बिकॉज ऑफ दिस इंडिकेटर टू। रोहित, आपका एनी थॉट्स? रोहित? यस अजय, देखिए अगर मैं इंडिया विक्स की अगर बात करूं तो एक सेंटिमेंट थोड़ा खराब हो जाता है जब भी हम लोग देखते हैं कि स्पाइक आता है इंडिया विक्स के अंदर। और रिसेंट जो स्पाइक आया था, जो 32-33 के जो लेवल देखे थे, वहां से जो हम लोग ने कूल ऑफ देखा है, उसके बाद में जो मार्केट चलना चालू किया, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगर आपको इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा इंडिया विक्स का, वो करीब 24-25 रहेगा। और जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से हम लोग एक स्लाइड होते हुए देखेंगे मार्केट को टुवर्ड्स नॉर्थ वे। और सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं इंडिया विक्स के अंदर, तो करीब इसका एक जोन है अजय जी, 18 ऑन द डाउन साइड, 25 ऑन द हायर साइड। तो अगर जब तक ये रेंज के अंदर रहेगा, हम लोग थोड़ा जो मोमेंटम रहेगा, वो बायसनेस जो रहेगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। और जैसे ही हम लोग वापस से ब्रेकआउट देखेंगे 25 के ऊपर, तो वापस से हम लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। बट इतना इजी भी नहीं होगा 25 के ऊपर निकलना, बिकॉज काफी टाइम हम लोग ने देखा है कि 24-25 टच करके वापस नीचे आ जाता है। तो 25 के ऊपर निकलने के लिए अगेन कोई बड़ा इवेंट आएगा, तभी ये 25 के ऊपर
ऊपर निकलेगा और फिर हम लोग प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ करंट व्यू ये है कि ये थोड़ा कूल ऑफ हो चुका है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और कूल ऑफ हो सकता है। करीब करीब 19 के भी लेवल हम लोग को इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी कम होगी और थोड़ा जो बायसनेस रहेगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। हीरो मोटो को वापस लाना चाहिए इस समय। 10% ऑलमोस्ट ओके 7.5% दिखा रहा है, बट हाँ ऑलमोस्ट उस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स बन रही हैं। रोहित, ये वॉल्यूम बैक्ड फॉल आ रहा है क्या? मुझे थोड़ा सा अचंभा हो रहा है इसके अंदर, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन 1000 करोड़ की क्वेरीज के लिए आप मार्केट कैप मतलब 4,500 करोड़ का मार्केट कैप उड़ गया। 10% अगर पकड़िए मोटा माटी, एग्जैजरेशन है, पता नहीं बाजार का खैर रिएक्शन होता है कई बार आइदर साइड एग्जैजरेटेड, बट आपका क्या व्यू है? आई थिंक अजय देखिए, अगर आप इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर था, मतलब स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बेरिश है और बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो ज्यादा हैम्परिंग हम लोग देखते हैं। आज के स्टॉक, अगर आज के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ में हम लोग सेल ऑफ देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कहना है कि यहाँ पर अभी भी जो स्ट्रक्चर है वीक है, बट आपको लेवल्स ध्यान में रखकर चलना चाहिए। 2145 2140 जो कि इसके प्रीवियस स्विंग थे, वहां से हम लोग ने एक बाउंस देखा है। तो जब तक 2140 2150 होल्ड कर रहा है, आप एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ब्रेकआउट थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिले। बट मुझे लग रहा है कि यहां से जो तेजी जो मंदी है वो थोड़ी गहराती भी दिखेगी जैसे ही 2140 लेवल का ब्रेक होगा। तो अगर किसी को फ्रेश शॉट करना है तो मुझे लग रहा है कि आपको 2140 का लेवल का वेट करना चाहिए, उसके नीचे ही फ्रेश शॉट्स खोलने चाहिए। ये लेवल पर आपको फ्रेश शॉट्स नहीं खोलने चाहिए बिकॉज सपोर्ट के करीब करीब प्ले कर रहा है और यहाँ से एक बार बाउंस आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। ओवरऑल अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो एक सेल ऑन राइज का कैंडिडेट है। तो क्लियरली राय हीरो मोटोकॉर्प पर अब बनती हुई यहाँ पर नजर आती हुई 2194 के लेवल्स पर। सचित, हीरो पर क्या आप अपने टारगेट्स रिवाइज करना चाहेंगे? जी मानसी जी, इनफैक्ट जब ये न्यूज़ आपने ब्रेक की थी लगभग 2340 के आसपास ट्रेंड हो रहा था काउंटर, एंड जिस तरीके से अभी भी डेटा है मुझे लग रहा है 2130 का जो हमने एक लेवल बताया था वो तो हासिल होना ही चाहिए। बट फिलहाल तो जो इंटेंसिटी से यहाँ पर पोजीशन बन रही है, जिस इंटेंसिटी से डिक्लाइन हो रहा है काउंटर, तो मुझे लग रहा है 1970 का टारगेट यहाँ पर ओपन हो चुका है। ट्रेडिंग के लिहाज से 2070 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा। तो अभी भी मुझे लग रहा है किसी के पास फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस है तो उन्हें कैरी फॉरवर्ड ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है उनको अराउंड 2255 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। फर्स्ट रिव्यू जोन होगा 2070 पे एंड फाइनल रिव्यू जोन होगा अराउंड 1970 पे। ऑलराइट, जल्दी हम एक ऑटो एनालिस्ट को भी बात करेंगे कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट असेस करते हुए, खबर तो आ गई है, अब इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट हम असेस करते हुए, क्योंकि अगर वाकई में बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है तो फिर डी-रेटिंग कैंडिडेट है इवन यहाँ से भी, और जो हमारे टेक्निकल एनालिस्ट भी बता रहे हैं अगर इम्पैक्ट नहीं है तो ये एक्चुअली बाय कैंडिडेट हो जाता है क्योंकि ये वन ऑफ हुआ है, ये स्ट्रक्चरल इशू नहीं है। एनीवेज आगे चलते हैं और जाते जाते कुछ BTST या STBT सच्चिदानंद आपके रडार पे आ रहे हैं क्या? क्योंकि डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट प्लस ग्रीन दिखा रहा है। जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा रुझान बैंक्स पे देना चाहिए अभी। इनफैक्ट फोकस मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी पे होगा। 36,000 का अगर लेवल निकल जाता है तो बैंक निफ्टी में काफ़ी बड़ा उछाल आना चाहिए। मुझे लग रहा है वहाँ पर इंडसइंड बैंक में यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। पिछले 7 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पर नज़र आया है। कहीं पर भी विद इन दिस 7 डेज अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को इसने वायलेट नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी हेल्दी साइंस है एक ट्रेंड ब्रेकआउट होने के लिए। तो कंटिन्यूशन पैटर्न के लिहाज से मुझे लग रहा है ये एक टारगेट यहाँ पर नज़र आ रहा है लगभग अराउंड 970 के आसपास का। तो खरीदारी करनी चाहिए इंडसइंड बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है आपको अराउंड 920। ये रहा इंडसइंड बैंक पर आपको मिलती हुई 920 का स्टॉप लॉस। आधे प्रतिशत की कमजोरी यहाँ पर नजर आ रही है। रोहित, परसिस्टेंट सिस्टम को देखिए 4764 के लेवल्स पर चार्ट्स यहाँ पर सडन अपमूव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ सेशंस के अगर चार्ट्स भी देखें, एक महीने में भी स्टॉक ने करीब 25% के अपमूव्स दिखा दिए हैं। इस स्टॉक पर कोई राय बनेगी?
मानसी देखिए वर्टिकल स्ट्रक्चर में चल रहा है, आफ्टर फॉर्मिंग 1300 का एक लो, वहां से हम लोग ने काफी बढ़िया 1000 रुपए की रैली ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आई थिंक एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स डेफिनेटली होल्ड की जा सकते हैं। अगर मैं इसके हर्डल की बात करूं तो ऊपर की तरफ 4950 5000 के जो जोन रहेगा वो एक हर्डल का काम करेगा। तो मुझे लग रहा है कि 5000 तक के लेवल आपको बिल्कुल परसिस्टेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स में आपको बने रहना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग्स के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। कोई भी डिप अगर आती है 4550 वहां पर आप फ्रेश लॉन्ग्स के बारे में सोच सकते हैं, बट यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग थोड़े रिस्क टू रेशियो फेवर में नहीं रहेंगे। बट यस, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स बने रहे। 5000 के लेवल टारगेट्स आपके रहेंगे। 4550 एक लेवल रहेगा जहां पर आप एड ऑन भी करके चल सकते हैं। राइट जल्दी ही हम अश्विन से बात करेंगे, एलकेपी के ऑटो एनालिस्ट से, लेकिन उससे पहले नूरेश के पास जाते हैं। नूरेश, सबसे पहले तो लेट मी कंग्रेचुलेट यू, आपकी जो ये कॉल थी कि ब्रॉडर मार्केट ज़्यादा आउट परफॉर्म करेंगे, एक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में हो जाएगा। लास्ट 2-3 दिन से अच्छी पैन आउट हो रही है ये फॉर श्योर। और 17,000 पे निफ्टी तो सपोर्ट लेके रिबाउंड कर रहा है या साइडवेज जाता है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत एक्टिविटी है। तो ये आप ट्रेंड चलता हुआ देखते हैं कुछ दिन? थीम्स प्ले आउट होते जाएंगे कि जैसे हमने लास्ट 2 वीक में देखा है। ओपन अप थीम में अगर हम देखें जो लास्ट 2 वीक से मैं रिकमेंड कर रहा हूं, तो चाहे वो होटल हो, कसिनो हो या थिएटर हो, तीनों में अच्छे मूव्स आए। 20% मूव आ गया है काफी होटल स्टॉक्स में। ऐसे ही थीम प्ले आउट होते जाएंगे। जैसे आज फर्टिलाइजर्स का डे है जहाँ पे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में ब्रेकआउट है। ओवरऑल मानना ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक थीम्स कंटिन्यू रहेंगे और 17,450 के रेंज में जब तक है। 17,450 क्रॉस होने पे लार्ज कैप स्टॉक्स में भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। नरेश, साथ ही सुबह भारती एयरटेल पर आपने अपना बुलिश नजरिया बताया था और आज इनफैक्ट अपने टारगेट आपने जो बताए थे वो टारगेट की तरफ ही बढ़ता हुआ आज पूरे दिन स्टॉक में अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिला है। कोई और पर्टिकुलर स्पेसेस जैसे आप बता रहे हैं, अनलॉक थीम, होटल स्पेस, कोई और स्पेसेस जिस पर नजर आपने बनाई है, या फिर न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को अगर आप टच कर अपना एनालिसिस हमें बता पाएं? करंटली मुझे एक रियल एस्टेट सेक्टर स्टॉक्स में रिवर्सल दिखाई दे रहा है, जहां पे डीएलएफ जो प्री जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के 360-70 सपोर्ट हुआ करता था, उसका ब्रेकडाउन देकर वही रेजिस्टेंस था कुछ दिनों के लिए। अब वो 365-370 के ऊपर आ गया। यहाँ पे एक रिवर्सल है और यहाँ पे टारगेट प्राइस होगा 395 तक का शॉर्ट टर्म में, स्टॉप लॉस 365। दूसरा है मीडिया स्पेस, जहाँ पे काफी स्टॉक्स ने अच्छे मूव कर चुके हैं, जैसे जी हो, टीवी 18 हो, नेटवर्क 18 हो, रिलेटेड स्टॉक्स। वहां पे सन टीवी जो है जिसने बहुत ही अंडर परफॉर्म किया, बट अब फाइनली एक छोटा स्विंग ब्रेकआउट, एक रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस 470, टारगेट 500-520 होगा एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये 2 स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगी नरेश की। एक बार सच्चिदानंद, आप टाटा मोटर्स के चार्ट को देखें, आपको देखेंगे पीछे के कुछ मिनट में इसमें बाइंग भी आई है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे, संजीव जी भी इसे रिकमेंड करने के लिए बोल रहे थे। टाटा मोटर्स पर क्या रिकमेंडेशन रहेगी सच्चिदानंद? प्रियंका, मुझे लग रहा है यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं रही है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में हमने एक काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन देखा था काउंटर में, लगभग अराउंड 480 लेवल के आसपास, एंड वहाँ से एक लो टॉप लो बॉटम की ही सीक्वेंस नज़र आ रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो लग रहा है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन ही होना चाहिए अराउंड 450 ऑन द हायर साइड, एंड नीचे मुझे लग रहा है 400-410 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर एक वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नहीं है। मुझे लग रहा है एक पुल बैक अच्छा यहाँ पर मैच्योर हो चुका है, लगभग जिस तरीके से यहाँ पर डेटा प्लेस्ड है, और एक स्विंग होना चाहिए ऑन द लोअर साइड। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर उछाल मिल जाता है, 450 के नज़दीक प्राइस एक्शन पहुँच जाती है, तो वहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लग रहा है 400 एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करनी चाहिए। तो इसी पर्टिकुलर दायरे में मुझे लग रहा है अगले कुछ हफ्ते निकाल सकता है टाटा मोटर्स। एक बार गैस काउंटर्स पर भी अपना व्यू दें। एक बार तो हमने देखा कि प्राइस हाइक हुआ ही है पिछले 7 दिन में, एक और राउंड ऑफ गैस हाइक की बात यहाँ हो रही है। आईजीएल, एमजीएल, यहाँ पर अगर किसी ने एंट्री पॉइंट अभी काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं दोनों ही काउंटर्स, यहाँ पर क्या व्यू रहेगा? देखिए, एमजीएल में तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के यहाँ पर पहुंचा है काउंटर, तो यहाँ पर एक लॉन्ग बायस ही होगा।
इनफैक्ट अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो लगभग जिस तरीके से 2017 का एक हाई बना था 1300 के आसपास, वहाँ से लेके अब तक एक पर्टिकुलर रेंज अच्छी तरह डिफाइन हुई है 750 से लेके 1200 1250 तक की। तो मुझे लग रहा है इस रेंज के निचले स्तर के आसपास है। एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक बुलिश हरामी काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा इंडिकेशन है जहाँ पर सस्टेन्ड डाउन ट्रेंड के बाद स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। अपने 200 मंथ वीकली मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है काफ़ी सिग्निफिकेंट डेटा यहाँ पर लॉन्ग के ही संकेत दे रहा है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 740 पे। ये स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे लगाना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक वापस अप ट्रेंड यहाँ पर रिज्यूम होनी चाहिए। एंड 950 एक रिव्यू जोन होगा जो इस पर्टिकुलर रेंज का मिड पॉइंट है। बाजार डेज हाई पे आ गया है बाय द वे। बात करते करते दबे पाँव, आज का वर्ड जो है वो ये है, दबे पाँव, जो सच्चिदानंद ने हम सबके दिमाग में डाल दिया। देखिए बाजार दबे पाँव 100 पॉइंट ऊपर आ गया है, जो गैप से ओपन हुआ था पूरा का पूरा गैप। और इवन हीरो मोटर फॉर दैट मैटर, हालांकि इसमें नेगेटिव न्यूज़ आई है, लेकिन इंट्राडे दिखाइए ज़रा, फ्यूचर्स दिखा सकते हैं इंट्राडे डायरेक्टर साहब, वहाँ पे असली एक्शन हो रहा है। क्योंकि इस तरह की स्टोरीज पे लोग लॉन्ग शॉट करते हैं बाजार में। ये तो आपका निफ्टी फ्यूचर्स हो गया, हीरो मोटो फ्यूचर्स की बात हो रही है। अश्विन पाटिल भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ेंगे हीरो मोटो पे बताने के लिए, लेकिन जो डेज लो है वो देखिए। ओके, अभी भी ज़्यादा रिकवरी नहीं आई है, राइट। तो ये जो डेज हाई पे बंद होता हुआ नज़र आ रहा है, रोहित आपको इंटाइज कर रहा है क्या कुछ ट्रेड्स लेके जाने के लिए? बिल्कुल अजय, आई थिंक यहाँ पर एक बीटीएसटी कैंडिडेट है भी मेरे पास। स्टॉक का नाम रहेगा इप्का लैब। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, 10-15 दिन की कंसोलिडेशन के बाद में स्टॉक जो है बाहर निकला है। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है इप्का लैब के अंदर। अगर मैं बात करूँ ब्रेकआउट जोन की, अगर मैं बात करूँ तो 1040 का एक ब्रेकआउट जोन था, वहां से ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पर बाय करने की सलाह है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1030। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो आपको नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकता है, पहले तो 1100 रुपए, और जैसे 1100 क्रॉस करेगा तो 1125 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इप्का लैब के अंदर आपको बीटीएसटी करने की सलाह रहेगी। और निफ्टी के अंदर भी जो स्ट्रक्चर है काफी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी आप कैरी करके चल सकते हैं। अगेन आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा आप 17,280 का रहेगा, और जब तक वो होल्ड कर रहा है मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगेन 17,450 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी पॉजिटिव है, अकॉर्डिंगली इप्का लैब आपका बीटीएसटी कैंडिडेट। ये तो क्लियरली ये रहा है इप्का लैब्स पर 1058 बीटीएसटी कैंडिडेट के तौर पर इसे मानकर आप चल सकते हैं। 6% की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। सच्चिदानंद, सीजी कंज्यूमर देखिए यहाँ पर एक शार्प अप मूव देखने को मिल रहा है। 378 के लेवल्स पर सडन सर्ज है, करीब 3% की बढ़त पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मानसी, यहाँ पर ट्रेंड थोड़ी सी डिक्लाइनिंग या एक डाउन ट्रेंड ही रही है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर रिकवरी इंटरेस्टिंग लेवल के आसपास हुई है। 370 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो मुझे लग रहा है इसकी जो प्राइमरी ट्रेंड रही है ऑन द नेगेटिव साइड वो वापस रिज्यूम होनी चाहिए। बट फिलहाल अगर हम इमीडिएट बेसिस पे डेटा देखें तो इंट्राडे चार्ट पे कहीं जाकर एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, तो मुझे लग रहा है उसके वजह से एक अच्छा पुल बैक आ सकता है काउंटर में। इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ऑन द हायर साइड 385 का। जब तक इसके ऊपर एक सस्टेन क्लोजिंग नहीं एस्टैब्लिश होती है ऑन अ वीकली बेसिस, मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर मेजर ट्रेंड नेगेटिव है। तो अगर पुल बैक आता है तो वहाँ पर एग्जिट की ही सलाह होगी। एंड कॉन्ट्ररली मुझे लग रहा है 385 के ऊपर अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मल्टीपल टाइम्स आ जाती है तो उसके बाद मुझे लग रहा है कुछ अच्छा ट्रेंड रिवर्सल इस पर्टिकुलर काउंटर में आ सकता है। तो फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो थोड़ी सी कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है 385 के टारगेट के लिए। देखिए हमारे टिकर पे कुछ इशू है, शायद आपको एग्जैक्ट भाव आएगा, लेकिन हीरो मोटो में अच्छी खासी रिकवरी आई है। लेकिन मैटर क्या है, इसको एक एनालिस्ट की तरह, फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट की तरह कैसे एनालाइज करना चाहिए? अश्विन पाटिल ये बात डिस्कस करने के लिए है। अश्विन, सबसे पहली तो बात, जो डेटा अभी टेबल पे है, 1000 करोड़ ऑफ इन्फ्लेटेड बिल्स, 3000 करोड़ प्लस की बॉटम लाइन एनुअली करते हैं हीरो मोटो, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट आपको कितना होता हुआ दिखता है? जी, ये कैश ट्रांजैक्शन है जो
जिसकी वजह से हमें लगता है कि ऐसा मतलब जो स्टॉक पे इम्पैक्ट आया है, मैनेजमेंट तो कह रही है कि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ये तो रूटीन वाला जो मामला है, बट हमारे लिए मार्केट के लिए ये रूटीन नहीं है, तो ये इम्पैक्ट डेफिनेटली हो जाएगा उनके इनकम स्टेटमेंट पे। अभी वो कितना होता कैसे होता है वो देखना होगा अपने को, एंड इसी वजह से स्टॉक ने जो रिएक्शन दिया है, उसी वजह से भले ही मैनेजमेंट कह रहा होगा कि दिस इज अ काइंड ऑफ रूटीन थिंग, बट हमें जांचना पड़ेगा कि रियली इसमें ये रूटीन है या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोगस एक्सपेंसेस जैसे न्यूज चैनल पे जो आ रहा है वो वैसा ही है, या उसमें और कुछ लेयर्स हैं, हमें और उसमें खोज करना पड़ेगा, ये अपने को देखना होगा। बट अगर ये सच में इम्पैक्ट मतलब सच में अगर ऐसा उन्होंने बोगस एक्सपेंस अगर इनकर किया होगा और अगर इनकम स्टेटमेंट में दिखेगा तो पहले ही कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही है, वॉल्यूम्स आर डिक्लाइनिंग एंड ओवरऑल फ्यूल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर द स्टॉक। 2200 के आसपास वैल्यूएशन जो है करंट अर्निंग्स के हिसाब से कितने टाइम पे ये ट्रेड होता है वर्सेस एवरेज अपना 5 साल का वैल्यूएशन या 10 साल का जो वैल्यूएशन है जहां पे ये यूजुअली ट्रेड करता आया है ये स्टॉक? देखिए, ये यूजुअली ये स्टॉक 15, 16, 17 टाइम्स ट्रेड करता है। अभी वो और थोड़ा सा मतलब 13, 14 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर भले ही वो अट्रैक्टिव लग रहा होगा फॉर अ बिग टू व्हीलर कंपनी, फॉर अ मार्केट लीडर, लेकिन मेरे ख्याल से वो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इट हैज बीन वीक ओवर द पास्ट 6-7 मंथ, और उसके हम लोग जो 1 तारीख को वॉल्यूम्स देखते हैं अपने को वो उसमें कटौती ही दिख रही है, एंड बिकॉज ओवरऑल डिमांड का जो सिनेरियो है वो इतना कुछ खास नहीं रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो कोविड जब से शुरू हुआ है तब से जो टू व्हीलर प्राइसेस है उनमें अबाउट 25 to 30% राइज हुई है, और वो जो नीचे का सेगमेंट है, जो मास सेगमेंट है जिसमें हीरो मार्केट लीडर है, वो उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि वो काफी सेंसिटिव सेक्टर है, तो उस वजह से उसका जो वॉल्यूम्स है वो ऊपर उठ नहीं रहा है, एंड देयरफॉर हीरो इज वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक्स इन द टू व्हीलर स्पेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। अश्विन, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। अश्विन पाटिल एक्सप्लेन कर रहे थे ये व्यू, इनिशियल डेटा पॉइंट जो आए और जो मैनेजमेंट रिएक्शन आया। स्टॉक में माइनर रिकवरी है लेकिन ओवरऑल अभी भी प्रेशर में है। मानसी, बिल्कुल, तो यहाँ पर माइनर रिकवरी ज़रूर दिख रही है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है जिसका एक असर है जो कि स्टॉक प्राइस पर आप देख रहे हैं। बाजार बस बंद होने में चंद मिनट बचे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें निफ्टी में 17,340 के लेवल, सेंसेक्स में 57,994 के लेवल्स। चलिए सीधा वॉल पर चलते हैं और प्रियंका से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि क्लोजिंग कैसी हो रही है। प्रियंका, ओवर टू यू। बिल्कुल मानसी, देखिए जब आप आज ओपनिंग हुई मार्केट्स की तो भले एक रेंज में थी, लेकिन अभी पिछले कुछ मिनटों में आप लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में देखेंगे तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में एक अच्छा सर्ज देखने को मिला। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने देखिए किस तरह का कवर अप किया है, और यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपको अब जल्द ही 36,000 के अबव भी लेवल्स दिखाई देंगे। निफ्टी भी आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है, जहाँ 17,500 तक का एक बड़ा हर्डल दिख रहा था, शायद अब इसे टेस्ट बाजार कल कर सकता है। तो यहाँ पर आज गेनर्स किस तरह, मोमेंटम कहाँ रहा आज थ्रू आउट द डे, सेलेक्टिव पॉकेट्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट कुछ काउंटर्स जो आप नीचे देख रहे हैं जहां आपको आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, ये टॉप गेनर्स रहे आपके निफ्टी के। डिविस लैब, भारती एयरटेल, सीमेंट पैक से आपको अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ में भी आपको ब्लॉक डील्स दिखी प्री ओपन मार्केट में ही, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इन सभी काउंटर्स में एक अच्छा सर्ज देखने को मिला। कुछ और सेलेक्टेड काउंटर्स जहाँ पर आपको काफी ज्यादा वॉल्यूम्स और प्राइस अप सर्ज अच्छा था, नॉट सिग्निफिकेंट था, जैसे स्टॉक लाइक अदानी पावर 13% की तक मूव दिखाई आज स्टॉक ने, आप 14% तक की मूव के साथ ये इनफैक्ट क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा पूरे पावर पैक में अगर आप देखें तो अदानी पावर में तो एक तेजी थी, लेकिन उसके अलावा आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स या दूसरे और स्टॉक्स को देखें तो वहां पर इतना सर्च नहीं था, तो सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग आज क्लियरली आपको दिखाई दे रही थी। इसके अलावा निफ्टी पर लूजर्स काउंटर्स कौन से थे, एक बड़ी जो एक सिग्निफिकेंट मूव आपको हीरो मोटोकॉर्प में लास्ट 1 आवर में आई देखने को, उसका रीजन था कि जिस तरह से वहां रेट्स की बात कुछ दिन पहले आई थी पवन मुंजाल के घर के पर, और अब वहां पर यहाँ
यहाँ आ रही है 1000 करोड़ के बोगस एक्सपेंसेस की बात निकल रही है, जिसके अंदर हमने एक बहुत बड़ा क्रैक देखा हीरो मोटोकॉर्प के स्टॉक में, जो 10% से ज़्यादा वीक हुआ था, लेकिन बाद में कुछ मिनटों पहले बाजार क्लोजिंग से कुछ मिनटों पहले आपने देखा कि वहाँ कुछ कवर अप होते हुए अब लगभग 7% के पास डेंट के साथ क्लोज होने की तैयारी आपको हीरो मोटोकॉर्प करता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक बड़ा ड्रैगर रहा आज निफ्टी स्टॉक्स की बात करें तो। दूसरे कौन से काउंटर्स थे जहां पर आप कोल इंडिया जैसे काउंटर्स जहां पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी थी, वहां आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखी। ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में हमने एक सर्ज देखा जब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक हुए, हालांकि डीजल प्राइस फिर से बढ़े, पेट्रोल प्राइसेस फिर से बढ़े, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी। डिस्पाइट क्रूड अब काफ़ी हद तक रेजिलेंट है, उसके बाद भी बाजार अब आप अगर देखें तो बाजार में जो उसके रिवर्स मूवमेंट्स थी वो नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मार्केट लुक्स रेजिलेंट राइट नाउ और आपको सेलेक्टिव पॉकेट्स में क्लियरली बाइंग दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में क्लियरली बाइंग दिख रही है। पेन स्टॉक्स आप एक मिसाल के तौर पर देख सकते हैं, टायर स्टॉक्स देख सकते हैं जो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जहां पर आपको आज दबाव देखने को मिला या फिर जो सेक्टर्स या स्पेसेस सिग्निफिकेंटली आज मूव दिखा रहे थे, उसमें आपको फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस पता होगा कि कई दिनों से वहां मूव है, लेकिन आज कुछ और चर्न थे, स्टॉक चर्निंग हुई। आज आपको फर्टिलाइजर स्पेस में स्टॉक्स लाइक RCF, स्टॉक लाइक NFL, नेशनल फर्टिलाइजर, यहाँ पर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स और प्राइस मूवमेंट देखने को मिली। RCF तो एक टाइम पे 14% तक ऊपर था। चंबल फर्टिलाइजर तो हम देख रहे हैं बड़ा काउंटर जहाँ ऑलरेडी तेजी है, लेकिन RCF में आपको आज एक सडन मूवमेंट दिखी, बड़ा ब्रेकआउट देखा, जिसके बाद हमने देखा वॉल्यूम्स भी यहाँ ऐड हुए। तो फर्टिलाइजर काउंटर्स और उसके अलावा सीमेंट काउंटर्स ऑलरेडी लगातार तेज है, लेकिन JK सीमेंट, JK लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार एक रेंज के पास, लेकिन क्लोजिंग के वक्त हमने एक अच्छी क्लोजिंग दी और 100 ऑड पॉइंट्स की आपको रिकवरी बाजार पर दिखा और 17,330 के आसपास आपको 100 पॉइंट्स की तेजी आपको निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर लगभग 150 पॉइंट्स की रिकवरी आपको तेजी आपको यहाँ देखने को मिली। इसी के साथ शो को फिलहाल यहीं समेटेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ जुड़े, स्टॉक रिकमेंडेशन दी हमें सच्चिदानंद और रोहित शिंगरे, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अजय को और मानसी को दीजिए इजाज़त, लेकिन मार्केट्स पर, इकोनॉमी पर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर, बिजनेस जगत पर नज़र लगातार कीजिए ना, स्वदेश की बनी हुई है, कहीं मच जाएगा।